Now, good afternoon, students. I am hoping that my voice is audible to all. Yes, and my screen is also visible. Hopefully, yes. Okay, great. So, so last time हमने जो चीजों को रखा था, that was with regards to the direct lighting. Okay, यानी हमने सिर्फ उसके जो आगे के जो कुछ settings थे, उनको हमने देखा था. We try to go through it, but now I'm going to get into the indirect illumination part, यानी कि जो चीजें ग्लोबल इल्यूमिनेशन को कैलकुलेट करती है, राइट. अभी उसमें हमारे पास जो है कुछ ऑप्शंस है. नाउ वी आर गिवन अ फ्यू ऑप्शंस. तो ऑप्शंस में ऐसा है कि देखिए, whatever I say या whatever I explain may not be 100% correct in a way that it is about understanding and perceptions, या तो उसका इंटरप्रिटेशन. तो हमेशा क्या होता है कि हम साइंटिफिक टर्म्स में या तो फिर टेक्निकली इतने साउंड नहीं है कि हमने स्कूल्स में या कॉलेजेस में इतनी अच्छे से हमने फिजिक्स नहीं पढ़ी, या फिर कह सकते हैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ी, या तो इवन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो नहीं पढ़ी है. तो मैं कहूँगा कि अगर हमें कुछ चीजें समझ में नहीं आती विथ रिगार्ड्स टू सम टर्म्स, सम डेफिनेशंस, दैट इज फाइन. लेकिन हमें उसका जो फायदा नुकसान है वो सिर्फ समझ लेना है. आप समझे? यानी जरूरी नहीं है कि आप अगर गाड़ी चला रहे हो तो आपको गाड़ी का हर एक पार्ट किस तरह से काम करता है उसको जानने की जरूरत है. अगर आप गाड़ी को अच्छे से चला लेते हो, फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर ब्रेकिंग इट, यू नो इट इज टू स्टॉप, एंड व्हेन यू आर एक्सेलरेटिंग, यू नो इट इज टू टेक फॉरवर्ड. तो जरूरी नहीं है कि आप हर चीज को टेक्निकली और डेफिनेशन वाइज समझने की ट्राई करो. जानना अच्छा है, इट इज नॉट बैड, बट ऐसा है कि हर एक अंडरस्टैंडिंग का या इंटरप्रिटेशन का एक लिमिट होता है. तो अगर मैं आपको बिना वजह कंफ्यूज करूंगा या तो फिर बिना वजह चीजों को जो है डाइसेक्ट करूंगा, तो हो सकता है कि लेक्चर बोरिंग हो जाए, या तो कह सकते हैं कि रिलेटेबल ना लगे. सो सम थिंग्स आई मे मेंशन एज इफ दैट इट इज दिस पर्टिकुलर ऑप्शन विल बी आइदर इट विल बी गुड फॉर अस और बैड फॉर अस, या तो फिर उसको किस तरह से हम लोग काम कर सकते हैं, राइट. सो सम सैम्पलिंग एंड सम पिक्सेल एंड सब पिक्सेल मैपिंग और ये है वो है प्रोजेक्शन, सम देयर आर सम वर्ड व्हिच आर प्रीटी कंफ्यूजिंग. So in case if you are not understanding it, that is fine. And if I am not able to teach you also, that will not be an issue in your, in your whenever you go for an interview most of the times. लेकिन अगर in the meantime if you are able to understand it by some other ways, कि कह सकते हैं कि आपको कहीं पे कुछ ट्यूटोरियल मिल गया, कहीं पे आपने कोई पीडीएफ देख ली, तो अगर आप अपने फ्री टाइम में उसको एक्सप्लोर करना चाहो फॉर योर ओन सेल्फ, सो दैट इज फाइन. ओके. सो सपोज कि मैंने शायद आपको एक वेबसाइट भेजी थी केओस ग्रुप की. लेट मी शो यू. एक वेबसाइट मैंने आपको भेजी थी विच इज केओस ग्रुप का था, आई थिंक, या दिस वन. So I think most of you must be knowing this. Yes, I'll admit everybody. Yogesh Singh. Okay. Okay. So all of you can see this, right? ये जो वेबसाइट है केओस ग्रुप का. तो देखिए ये जो कुछ कुछ ऐसे सेटिंग्स है जो वीरे के अंदर दिए हुए हैं. अभी इसमें है रेंडर सेटअप फॉर वीरे 5, राइट, वीरे 5.0. अभी ये मैं कह सकता हूँ कि मुझे याद नहीं है मैंने वीरे कहाँ से शुरू किया, बट आई थिंक इट वाज वीरे 2.4. वीरे 2.4 से मैंने शुरुआत की. तो वीरे 2.4 से लेके वीरे 5 तक कुछ ऐसे सेटिंग्स है जो कि सिमिलर है, जो कि एक तरीके से इवॉल्व हुए, और कुछ सेटिंग्स चले गए. देयर वर सम सेटिंग्स व्हिच वर वे टू मच कॉम्प्लिकेटेड या तो वे टू मच अननेसेसरी, तो उनको उन्होंने निकाल दिया. तो धीरे धीरे चीजें जो है श्रिंक हो रही है, धीरे धीरे चीजें इजी हो रही है. फॉर एग्जाम्पल, अपना जो गाड़ी में गियर था पहले मैनुअल गियर था. पहले तो आपको इवन इग्निशन की भी नहीं था. पहले आपको वो आगे जाके गाड़ी को इस तरह से एक घुमाना पड़ता था. यूज टू यू नो स्टार्ट द इंजन बाय पुटिंग द, एक एल शेप का ऐसा कुछ हैंडल जैसा होता था, उसको आप लगा के चालू करते थे. फिर धीरे धीरे वो की आ गई. की आने के बाद अभी तो पुश बटन आ गया है. अभी पुश बटन भी नहीं होगा, अभी तो ऐसा हो जाएगा कि आप घर से निकले और बोल दिया कि गाड़ी शुरू हो जा, और वो गाड़ी शुरू हो जाएगी. सो इस तरह से जो है चीजें इवॉल्व हो रही है, लेकिन इंजन वही का वही है. इंजन चालू होना है वो कंसेप्ट है. तो धीरे धीरे एफर्ट्स कम हो रही है और आउटकम ज्यादा आ रहा है, ठीक है, विद इवॉल्विंग टाइम्स. तो ये जो सारे सेटिंग्स है, अभी लीनियर वर्क फ्लो, यानी ये जो यहाँ पे सेटिंग था
जो लीनियर वर्क फ्लो करके, तो उसका मैं सिर्फ आपको एक ये कलर मैपिंग, नाउ दिस पार्ट इज अ बिट कंफ्यूजिंग, ठीक है, दिस पर्टिकुलर पार्ट जो कि यहाँ पे जो वेबसाइट है उसमें अच्छे से इन्होंने दिखाया हुआ है कि लीनियर वर्क फ्लो से या तो ये जो प्रोसेस है इससे क्या फर्क पड़ता है। ओके, जैसे लीनियर मल्टीप्लाई अगर आप करोगे, इफ यू आर डूइंग द लीनियर मल्टीप्लाई ऑप्शन, सपोज इफ यू आर टेकिंग द लीनियर मल्टीप्लाई ऑप्शन, तो आपको जो बर्न ये जो इफेक्ट आ रही है यहाँ पे, so you will see lots of hot spots, you will see lots of bright areas in your scene which is kind of going beyond 1.0। अभी सबको पता होगा 1.0 what is 1.0, 0 ब्लैक का अमाउंट होता है और 1.0 व्हाइट का अमाउंट होता है। लेकिन कुछ ऐसे इमेजेस होते हैं या कुछ ऐसे फॉर्मेट्स होती है जो कि EXR फॉर्मेट, फॉर एग्जांपल इट विल बी स्टोरिंग द इंफॉर्मेशन इवन मोर देन 1.0, यानी अपने जो आउटपुट क्लैम्प करता है, तो उसके अंदर आप फोटोशॉप में अगर जाएंगे तो उसकी जो इमेज के अंदर जो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड रहती है वो काफी ज्यादा होती है, ठीक है। तो लीनियर मल्टीप्लाई के अंदर अगर आप इसको टोन डाउन करोगे, अगर आप इसको 32 बिट में रेंडर निकालते हो, तो यू स्टिल हैव अ चांस टू टेक इट बैक टू दिस लेवल। आप उसको पूरा आपको एक बड़ा सा आपको एक ग्रेडियंट स्केल मिल जाता है, जिसको आप इसको कम ज्यादा भी कर सकते हो एज पर योर चॉइस। नाउ इफ यू आर यूजिंग एक्सपोनेंशियल, अभी इसका ऑप्शन कहाँ पे है, एक्सपोनेंशियल का यहाँ पे है, सी ऑल दीज थिंग्स, whatever you are seeing here is directly related to what you are seeing in this particular website। ये जो इसमें हेल्प फाइल दी हुई है, तो मुझे लग रहा है that this particular what website will help you a lot with regards to understanding V-Ray's internal settings, जो कि पार्ट जरूरी है, पार्ट अवॉइडेबल है, right? You cannot avoid it at completely and you cannot use it in a complete way। तो आपको कहीं पे बीच में रखना है, मतलब आपको जहां तक जरूरत पड़े तो आप वहां तक यूज करो, बाकी सब छोड़ दो। ओके, सो यू कैन से ओवरव्यू। अभी कलर मैपिंग में क्या कहा है, डिक्टेट्स व्हिच कलर ऑपरेशंस आर परफॉर्म between the user interface inputs and the values rendered and the way rendered pixels are displayed through the VFB on the user monitor। okay, तो ये छोटी मोटी ऐसी जो डेफिनेशंस है, ये मेरे ख्याल से वी कैन ऑलवेज रिफर एंड लेट मी टेल यू कि जो पायलट होता है, पायलट कब बनेगा जब उसके पास बहुत सारी ट्रेनिंग होगी, राइट। बड़ा जो एयरक्राफ्ट होता है, जो बोइंग 747 या फिर कोई भी ऐसा एयरक्राफ्ट हो गया, तो उसके अंदर आप देखेंगे एक मूवी है, यानी इफ यू सी एग्जीक्यूटिव डिसीजन, हैज एनीबॉडी सीन द एग्जीक्यूटिव डिसीजन मूवी? किसी ने देखा है एग्जीक्यूटिव डिसीजन? somebody must have seen it, has it? Okay, has anybody seen it? Anybody? Nobody? Yes, no? थोड़ा आंसर कर दो ताकि मैं जान सकूं कि सब लोग सो नहीं रहे हैं। नहीं देखा है, ओके, नेवर माइंड। बेसिकली उसमें क्या है कि उसमें एक बंदा एक पायलट होता है, लेकिन उसको जब एक बड़ा, यानी वो छोटे प्लेन को उड़ाते रहता है, लेकिन उसके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि उसको एक डैमेज प्लेन को उतारना होता है। तो वो उसके कॉकपिट के अंदर उसके कॉकपिट के अंदर एक बुक्स होती है, तो वो बुक के अंदर पूरा मैनुअल होता है कि कौन सा चीज कहाँ पे उसको कम ज्यादा या तो उसको कंट्रोल करना है। तो हर एक लोगों को, सभी लोगों को एक डिक्शनरी और या तो फिर एक मैनुअल या फिर एक बाइबल उसके हाथ में होना चाहिए, ताकि वो लोग बार बार उसको रिफर कर सके। So it is not wrong to go back to your help files and refer to it whenever necessary। ठीक है, तो आप उन चीजों को रिफर करना कभी भी हेजिटेट मत होना। ओके, सो नाउ हम लोग ने जो लास्ट टाइम किया था, हम लोग ने लास्ट टाइम हमने ये जो 3D Max का ये सारे सेटिंग देखे थे। सो मे आई नो इफ एनीबडी हैज एनी स्पेसिफिक इश्यू विद रिगार्ड्स टू दिस, ये जो ये वीरे कॉमन टैब के अंदर जो सेटिंग्स है, सो आर देयर एनी स्टूडेंट्स हु आर हैविंग एनी काइंड्स ऑफ मेजर डाउट्स इन दिस? किन्हीं को ऐसा कुछ खास डाउट? एनीबडी हु हैज एनी स्पेसिफिक डाउट with regards to this? कुछ तो बताओ। नोबडी? किसी को भी डाउट है अभी पूछ लेना अच्छा पड़ेगा, अदरवाइज मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा तो शायद इश्यू हो सकता है। आई माइट हैव टू skip that part। So may I know if anybody has any doubts?
यस, नो, चैटिंग में कुछ लिखते रहो. आई वॉन्ट यू ऑल टू बी ऑन द सेम पेज इन चैट विंडो. सम पार्टिसिपेशन इज appreciated. सर स्क्रॉल डाउन करो, लिख रहे हैं. अच्छा, ओके 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 ओके. आई एम सॉरी. Everybody was writing, but my chat was stuck to the top of the screen. मुझे वही लगा कि सब लोग मेरे C और D वाले ऐसा कैसे कर सकते हैं. So thank you for pointing me out. Great. So काफी लोगों को नहीं है, और अंगद को GI में इश्यू है, और अंगद का जो डाउट है वो बहुत ही जेन्युइन है, क्योंकि मैंने अब तक GI सिखाया ही नहीं है. ओके निखिल, राइट. तो अच्छी बात है कि आपको डाउट है. डाउट तब होगा जब आप कुछ सीखोगे, या तो फिर आप कुछ एक्सप्लोर करोगे, और जब उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा तो आप उसको लाइफ टाइम तक याद रखोगे. ठीक है. तो नाउ व्हाट वी विल डू इज, पहले GI का बेसिक फंडा देख लेते हैं, और उसके बाद उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे होता है वो भी देख लेते हैं. यानी हर बार मैं आपको टीपॉट और ये दिखा देता हूँ, उसमें आपको मजा नहीं आएगा. तो पहले उसका एक रफ आउटपुट दिखाता हूँ, और बाद में फेयर आउटपुट करके दिखाता हूँ. ठीक है. सो सबसे पहले तो GI का फंडा क्या है कि वो हर चीज को बाउंस करेगा. इट विल बी बाउंसिंग द रेज ओवर इन द एटमॉस्फेयर. और इसको मैं चाहे तो यहाँ पे एक छोटा सा एडिट पॉली, और इसको मैं छोटा सा इंटीरियर जैसा बना लेता हूँ. यहाँ पे इसको एक्सट्रूड. okay, this is some kind of an interior, it may appear, right? So इतना हो गया. Now this is my corner where my teapot is there. अभी मान लो कि ये अपना जो इसका ये जो, और ऊपर का भी कवर कर देता हूँ. आई विल बी कवरिंग द अपर साइड ऑल्सो. इसको मैं ऊपर से ढक देता हूँ. हाउ आई विल डू इट. ओके, इसको मैं एक्सट्रूड कर देता हूँ यहाँ पे. शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पे, एस प्रेस करके स्नैप, और यहाँ पे इन दोनों को ओके. ये ओवरलैप हो गया. हाउ डिड इट ओवरलैप. ओवरलैप क्यों हो गया. ओके, और इसको मैं यहाँ पे वेल्ड कर दूंगा. वेल्ड वेल्ड वेल्ड. ओके. तो देखिए मेरा जो ये अपना टीपॉट है, ये एक हिसाब से इंटीरियर के अंदर चला गया. अभी मैं अगर इसके अंदर कोई लाइट देता हूँ, इफ आई एम गिविंग अ लाइट, दैट इज मैं इसको दूंगा, सपोज मैं इसको देता हूँ एक स्फीयर लाइट. मैं इसको पॉइंट लाइट दे देता हूँ, जो कि यहाँ से आ रही है, विच विल बी प्रीटी ब्राइट. और देखिए रियलिस्टिक रखा है, तो अभी जैसे ये रियलिस्टिक रखा है, तो अभी ये शेडो कास्ट करना शुरू कर देगा. देखिए व्यू पोर्ट के अंदर ही आपको पता चलेगा कि ये कौन से पार्ट के अंदर अपना लाइट फैला रहा है. तो मैं इस लाइट को मेरे ख्याल से इतना ही रखता हूँ. एंड नाउ आई विल बी गिविंग वीरे मटेरियल टू बोथ ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि वीरे मटेरियल के अंदर आपका जो बाउंसेस है वो वीरे अच्छे से कर पाएगा. इफ यू आर कीपिंग अ स्टैंडर्ड मटेरियल, then it is very likely that it will not be reacting, it will not be optimized enough to you know to calculate the bounces. It will do the job, but I am assuming कि उसको प्रॉब्लम होगा. तो मैं इसको वीरे मटेरियल दे दूंगा. I will go into material editor. Instead of standard, I will be selecting the V-Ray material, materials, V-Ray and V-Ray material. इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे, तो मेरा एक मटेरियल रहेगा, वो जाएगा मेरे टीपॉट के ऊपर, दूसरा मटेरियल जाएगा दीवार के ऊपर. इसको दे दूंगा वॉल, नेम विल बी वॉल. तो ये टीपॉट, इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा सा पिंकिश, और दीवारों को कर देता हूँ, मैं इसको एकदम से ब्लू कर देता हूँ. मेरी जो दीवारें हैं उसको मैं चाहे तो ग्रीन कर देता हूँ, या ग्रीन या तो फिर रेड, और इसको पर्पल की जगह पे आई विल बी मेकिंग इट स्लाइटली लाइट ब्लू. या दिस विल बी फार बेटर. तो अभी देखिए क्या होगा. मैं जब इसका आई विल बी मेकिंग द स्काई एनवायरमेंट. एनवायरमेंट मैं फिलहाल देखिए मैं एनवायरमेंट को ऑन कर देता हूँ. ओके, और मैं टीपॉट का जो रिफ्लेक्शन है उसको भी मैं फुल कर लेता हूँ, ताकि वो फ्रेनेल रिफ्लेक्शन थोड़ा प्लास्टिक जैसा दिखे. इसका शेप रोटेट कर लेता है ऐसे. या दिस इज बेटर. और इसका जो कैमरा भी सेट कर लेते हैं यहाँ पे. आई थिंक आई विल बी सेटिंग द कैमरा लाइक दिस. कंट्रोल C,
कैमरा भी हो गया। अभी मैं ये करूंगा कि मैंने ये जीआई एनवायरनमेंट क्रिएट कर लिया, और रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन एनवायरनमेंट जो कि पूरा डोम के अंदर फैलना चाहिए, तो कलर तो आ जाएगा, रिफ्लेक्शन भी आना चाहिए ब्लू कलर का। तो ये कलर कॉपी किया और ये यहाँ पे पेस्ट कर लिया, तो मेरा रिफ्लेक्शन और कलर, या तो कह सकते हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिफ्यूज ऑफ द स्काई विल बिकम सिमिलर। बाद में क्या करेंगे, उसके बाद दूसरा मैं यहाँ पे प्रोग्रेसिव का बकेट कर लूंगा। एज आई हैव एक्सप्लेन अर्लियर कि बकेट से मुझे फिक्स पता चल जाता है कि मेरा स्क्रीन जो है, मेरा फाइनल रेंडरिंग इस तरह से आ गया है। मैं रियलिस्टिक छोड़ के यहाँ पे शेडेड कर लेता हूँ। माय व्हाट यू से, मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है, व्यू पोर्ट का हैवी नहीं करना है ज़्यादा। देन प्रोबेबिलिस्टिक लाइट इज फाइन, ये ऑन है, यहाँ पे प्रोबेबिलिस्टिक लाइट्स ऑन है। बिल्ट इन फ्रेम बफर को ऑन रखना है। देन कलर मैपिंग के अंदर आ जाते हैं। कलर मैपिंग बाकी ये सब ठीक है। और लीनियर मल्टीप्लाई को आई विल कीप इट राइनहार्ड। ओके, राइनहार्ड में आपको इक्वल ये मिलता है। देखिए इसमें आपको जब इसके ऊपर रखेंगे, व्हेन यू कीप ऑन दिस टाइप, तो आपको पूरा डेफिनेशन यहाँ पे मिल जाएगा। सो आई थिंक इफ यू कैन जस्ट जस्ट फॉलो देम, तो थोड़ा आपको धीरे धीरे करके उसका आइडिया मिलते जाएगा। तो करंटली मैं इसको राइनहार्ड ही रखता हूँ। एंड सेकेंडली, मुझे इसके अंदर ये सब पिक्सल मैपिंग और क्लैंप आउटपुट को इनेबल कर लेना है, ठीक है। एज आई सेड लास्ट टाइम, आपको सब पिक्सल मैपिंग और क्लैंप आउटपुट को ऑन कर देना है। इट विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस। तो देखिए फिलहाल ये जीआई को मैं ऑफ रखता हूँ, एंड वी विल सी हाउ इट लुक्स। देखिए इसमें अभी ये हो गया कि आपकी डायरेक्ट लाइट आ गई, यानी आपका भले ही आपका जो ये जीआई ऑन है, यानी जीआई का जो स्काई है वो ऑन है, इवन देन आपका यहाँ पे डार्कनेस आ गई शेडो के अंदर। इफ यू कैन सी इन योर शेडो, माय वीडियो फ्रेम बफर, इन माय शैडो देयर इज नो स्काईलाइट। मेरी जो ओपनिंग एरिया है, ये जो ओपन एरियाज है, वहां से जीआई क्रिएट नहीं हुआ। माय जीआई कुड नॉट बी क्रिएटेड फ्रॉम दीज साइड्स। भले यहाँ पे हमने वो जीआई स्काई लगाया है, लेकिन ऑन नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो जीआई का ये इनेबल जीआई है वो ऑफ है, ठीक है। सो नाउ माय आफ्टर इनेबलिंग दिस एट्रीब्यूट विल स्टार्ट वर्किंग। तो अभी एक आर्टिफिशियल स्काई सा क्रिएट हो गया जो कि हमारे सीन को कवर करेगा। सो नाउ इफ आई रेंडर इट, और इसको मैं ये करूंगा दैट आई विल बी कीपिंग दिस इमेज हिस्ट्री, और इसको मैं सेव कर देता हूँ। नाउ दिस इज विदाउट जीआई, ये विदाउट जीआई हो गया। और इसको अभी मैं लेटेस्ट को रेंडर करता हूँ। सो नाउ इट इज हैविंग टू लाइट्स, दिस इज विथ जीआई, क्योंकि इसने क्या किया, एक लाइट तो बाहर से अंदर आ गई विच इज माई पॉइंट लाइट। अभी उसका मैं पॉइंट लाइट का इंटेंसिटी बढ़ा देता हूँ, ताकि आपको डिफरेंस पता चले कि पॉइंट लाइट कितना इल्यूमिनेशन कास्ट कर रही है और स्काईलाइट कितना इल्यूमिनेशन कास्ट कर रही है, ठीक है। सो मैं इसका थोड़ा इंटेंसिटी बढ़ा देता हूँ अप टू 100। और ये जो रेड कलर है बहुत ही ज्यादा इंटेंस है, तो इसको थोड़ा लाइट कर देते हैं। राइट, इसको थोड़ा लाइट कर देते हैं ताकि शेडोज थोड़े ब्लैक जो है वो अपने को उसके अंदर कलर दिखे। और इसका मैट रिफ्लेक्शन कर लेता हूँ 0.5 या 0.6। सो दिस या, सो नाउ मैंने इस पॉइंट लाइट को 100 कर दिया। इसका जो साइज है थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि हम लोग को शार्प शेडो दिखे। जितना साइज छोटा होगा उतना ही शेडो शार्प आएगा। ओके, करेक्ट व्यू में से। तो देखिए मैंने कोई इनडायरेक्ट लाइटिंग सेट नहीं की है, और मेरा अभी भी शेडो थोड़ा सॉफ्ट आ रहा है। और इसको मैं थोड़ा इंटेंसिटी, बिकॉज इसका साइज छोटा हो गया तो इंटेंसिटी भी उसके साथ में कम होगी। तो आई थिंक आई विल गिव इट 2500। और इसका येलो कलर कर देता हूँ, ऑरेंजिश, थोड़ा कॉन्ट्रास्ट पता चलेगा। फिर से गलत व्यू। यस, नाउ वी आर गेटिंग इट। तो अभी आपको सनलाइट जैसा इफेक्ट आएगा थोड़ा सा। सी नाउ वी आर गेटिंग अ सीन एज इफ दैट इट इज बीइंग लिट अप बाय सनलाइट, क्योंकि सनलाइट के शेडोज डायरेक्ट डायरेक्ट आते हैं, उसके शेडो शार्प आते हैं। और बाकी का जो एरिया है, बाकी का जो आपका जो कॉर्नर है और जो बाकी का ये क्यूब है, वो इल्यूमिनेट हो रहा है स्काईलाइट से, जो कि एक इनविजिबली आजू बाजू में क्रिएट हो गया है पूरे के पूरे सीन में। तो अगर मैं चाहूँ तो इसका जो ब्राइटनेस है और थोड़ा बढ़ा सकता हूँ अप टू 3500, जिससे कि मेरा सनलाइट और थोड़ा कॉन्ट्रास्ट ही हो जाए।
ओके, तो ये हमारा मैजिक है, दिस इज द मैजिक ऑफ यूजिंग योर इनडायरेक्ट लाइटिंग, या तो कह सकते हैं इनेबल जीआई। ये जो इनेबल जीआई का ऑप्शन है, अगर मैंने इसको ऑफ कर दिया, मैं इसको कीप इमेज करता हूँ, और अगर मैंने अभी ये इनेबल जीआई को ऑफ कर दिया, तो आप देखिए क्या होगा, ये बिना जीआई के है। तो जीआई ऑफ करने के बाद क्या हुआ कि आपकी दो चीज हुई, एक तो है आपके कलर के बाउंसेस बंद हो गए, और दूसरा आपका जो इनडायरेक्ट लाइट है, इसको मैं ए में डाल देता हूँ, इसको बी में डाल देता हूँ, ये देखिए दिस इज द डिफरेंस। पहला तो आपका स्काईलाइट बंद हो गया, आपका जो आजू बाजू से स्काईलाइट आ रहा था वो बंद हो गया। दूसरी बात, आप जो यहाँ पे हल्का सा देखोगे, ये कलर ब्लीडिंग, ये रेड कलर जो आजू बाजू के अपने क्यूब का है, वो रेड कलर लाइट हिट होने के बाद जो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आ रहा था, वो आना बंद हो गया। ओके, so there were two things that had happened. One is the color bleeding has stopped, and other is the fill light has stopped from entering our room. तो इस वजह से जीआई का बहुत बड़ा रोल होता है अपने सीन के अंदर, कि अगर जीआई ना हुआ तो वी विल हैव टू, और अगर आपको बाद में इसको कंपेंसेट करना है तो हो सकता है आप इसको एक डोम लाइट बैठा दो, लेकिन डोम लाइट से भी यू विल नॉट बी गेटिंग द बाउंसेस, आपको ये जो ऑटोमेटिक बाउंसेस मिल रहा है वो यहाँ पे नहीं दिखेंगे। अगर मैं इनेबल जीआई करके मेरे रूम को थोड़ा सा ग्रीनिश कर देता हूँ, सपोज ये थोड़ा पीच कलर का है, पीच को अगर मैंने चेंज करके थोड़ा सा इसको येलो ग्रीन कर दिया, सो नाउ यू विल सी दैट अवर टी पॉट विल हैव सम इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रीन कलर, क्योंकि हमने यहाँ पे जीआई ऑन कर दिया है, और अभी सारी लाइटें अपने सरफेसिस पे बाउंस होके वो दूसरी सरफेसिस को इन्फ्लुएंस करेगी। सो नाउ इफ वी सी दैट द होल थिंग विल लुक ग्रीनिश, क्योंकि अभी बाउंसेस बढ़ गए इनडायरेक्ट लाइटिंग की वजह से। तो जीआई का जिसको भी डाउट था, सो वो क्लियर है अभी। आर इज इट नाउ अंडरस्टैंडेबल? जो जीआई का जिसको कंफ्यूजन था कि जीआई से क्या होता है और जीआई बिना जीआई के क्या होता है, तो बिना जीआई के ये हो जाएगा, बिना जीआई के ऐसा हो जाएगा, एंड विथ जीआई इट विल लुक लाइक दिस। ठीक है, सो दिस विल ये बड़े लेवल पे आप जब इंटीरियर डिजाइनिंग करोगे, आप जब कोई बड़े बड़े सीन्स बनाओगे, तो उसमें ये हो जाएगा कि आपका जो लुक एंड फील है वो जीआई की वजह से ही आता है। उसमें जो इनडायरेक्ट बाउंसेस होते हैं आपके रूम के अंदर, जिस तरह से कलर स्प्रेड होते हैं, उस हिसाब से आपका पूरा का पूरा सीन एनहांस होके निकलता है। राइट, आप हर चीज को इंटरप्रेट नहीं कर सकते, यू कैन नॉट बी सो एक्सपर्ट कि आप हर एक नुक्स एंड कॉर्नर का आपको बाउंसेस पता चलेंगे कि यहाँ से इतनी लाइट बाउंस होगी, वहां से इतनी लाइट बाउंस होगी, और आपको एक ही सीन के अंदर कम से कम 50 लाइट डालनी पड़ेगी एक यहाँ वहां पे बाउंसेस लगाने के लिए, और वो भी रॉन्ग हो गए। बराबर है, तो वो आप नहीं कर सकते, तो आपने क्या बोला, भाई वो सब वीरे को ही सौंप दो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है और अकल भी नहीं है, यू सी आई एम नॉट केपेबल। और सीधी बात है, कोई भी इंसान इतना केपेबल नहीं होता, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। सो दैट इज वाई वीरे इज हेल्पिंग अस डू दैट। वीरे हमें इस चीज को अचीव करने में हेल्प करता है। अभी अभी ये हम बोलेंगे चलो ठीक है यार, अच्छी बात तो आ गई, लेकिन आपको लगता है कि कोई अच्छी चीज हमेशा अच्छी रहती है? एक there is a sentence, there is a sentence which is called too good to be true, too good to be true, मतलब कि ये चीज इतनी अच्छी है कि ये सच्ची हो ही नहीं सकती। बराबर है, कोई भी अच्छी चीज हमेशा अच्छे से अच्छी हो ही नहीं सकती, उसमें कुछ ना कुछ तो गलत होता ही है। अभी किसी ने ये इन्वेंट कर लिया कि अरे लाइट बाउंसेस आ गए, हम लोग खुश हो गए, हम लोग ने बोला अरे अपना तो एकदम रियलिस्टिक आउटपुट आना शुरू हो गया, अभी कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन जितना वो अच्छा होता है उतना ही अच्छा टाइम भी लेता है। राइट, गुड थिंग्स टेक्स गुड अमाउंट ऑफ टाइम। तो इसके अंदर बाद में प्रोसेस आ गई कि आपको अलग अलग तरीके आ गए जिससे आप अपना टाइम कम कर सको। राइट, क्योंकि ये एक छोटी फ्रेम है, अभी इसकी जगह पे अगर बहुत बड़ा इंटीरियर होता तो हो सकता है कि ये जो टाइम लिया इसने कितना 7 सेकंड लिया, 7 सेकंड के साथ घंटे भी ले सकता है। यू सी सम बिग सीन्स दे विल बी काउंटिंग ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द रूम, तो वो 7 घंटे ले सकता है, तो मुझे उस 7 घंटे का 1 घंटा करना है। आई वॉन्ट टू रिड्यूस द टाइम टू 1 आवर। तो उसको किस तरह से हम लोग इन सारे सेटिंग्स के अंदर ऑप्टिमाइजेशन करके हाउ कैन वी अचीव दैट बेस्ट ऑफ द बेस्ट आउटपुट यूजिंग द लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम, वो अपने को अभी थोड़ा इसके अंदर देखना पड़ेगा। दैट व्हाट आर दीज ऑप्शंस, ये सारे ऑप्शंस क्या है वो हम जान लेंगे, तो वो अपना जो दूसरा पार्ट है जिसके अंदर हमें हर चीज को कम टाइम में रेंडर करना होता है, वो भी अपना क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो आर वी गुड टू गो?
Are we good to go to the better advanced level of understanding where GI के जो combinations है with regards to primary secondary engine उसको किस तरह से यूज करते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ. So are we clear with this? Yes, sir. Yes. Okay. Great. So now यहाँ पे आपको प्राइमरी इंजन दिखेगी ब्रूट फोर्स और उसके नीचे दो चार और ऑप्शंस दिखेंगे. ठीक है. सो ये जो दो चार ऑप्शंस हैं उसमें से मैं आपको बताऊंगा कि सबसे कॉमनली 99.99% हम लोग सिर्फ दो ऑप्शन को यूज करते हैं. एक होता है ब्रूट फोर्स और दूसरा होता है इरेडियंस मैप. ठीक है. एक होता है आपका ब्रूट फोर्स और दूसरा होता है इरेडियंस मैप. अगर मैं एकदम से इसको एकदम इसका ब्रीफ में बताना चाहूँ या तो इसका जो कहते हैं ना कि मॉरल या तो कह सकते हैं कि कंक्लूजन. इसका कंक्लूजन ये है ब्रूट फोर्स जनरली यूज करते हैं एनिमेटेड सीन्स में. ब्रूट फोर्स यूज करते हैं एनिमेटेड सीन्स में और इरेडियंस मैप यूज करते हैं स्टैटिक सीन्स में. यानी कि इरेडियंस मैप यूज होगा आपके स्टैटिक वॉक थ्रूज में जहाँ पे बिल्डिंग स्टैटिक है, वहां पे फर्नीचर स्टैटिक है, सिर्फ कैमरा घूम रहा है. तो आप इरेडियंस मैप यूज करोगे स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स के लिए और ब्रूट फोर्स यूज करोगे मूविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए. जहाँ पे मान लो आपका कोई एप्पल आईफोन का कोई एडवर्टीजमेंट है और उसमें हर चीज जो है आपका पार्ट्स अलग हो रहा है, आपके वो कुछ रोटेट हो रहा है, कोई कैरेक्टर भाग रहा है, तो उस टाइम पे एनिमेटेड सीक्वेंस होती है. तो उस टाइम पे आपको ब्रूट फोर्स यूज करना पड़ेगा. ठीक है. मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ब्रूट फोर्स animated sequences and brute force and irradiance map is for static objects. ठीक है. तो ये जो दो प्रोसेसेस है आपको समझना है कि ब्रूट फोर्स इज गुड फॉर 3D animated sequences and irradiance map is for those objects which are static in place. सिर्फ वहां पे कैमरा मूव होगा उसके आजू बाजू में, तब जाके आपका irradiance map will work properly. अभी मैं ब्रूट फोर्स के आपको प्रोज एंड कॉन्स बता देता हूँ. ब्रूट फोर्स के प्रोज ये है कि वो आपके सीन के अंदर इट विल नॉट बी क्रिएटिंग एनी ब्लॉचेस. ब्रूट फोर्स की वजह से आपको सीन के अंदर ब्लॉचेस नहीं दिखेंगे. यानी ऐसे जो धब्बे धब्बे दिखते हैं कभी कभी. आपने वो जो अपना पंडित का सीन किया था और कुछ लोगों ने फाइनल गैदरिंग या ग्लोबल इल्यूमिनेशन किया था, तो उस टाइम पे आपने नोटिस किया होगा कि कोई कोई कॉर्नर्स के अंदर ऐसे छोटे छोटे धब्बे दिख रहे थे. राइट. यू कुड सी सम ब्लॉचेस. दो ब्लॉचेस किस वजह से थे कि आपका जो कलर था वो या ब्लर स्पॉट्स एग्जैक्टली. तो वो जो कलर था वो इंटरपोलेट नहीं हुआ था, एक दूसरे के साथ में ब्लेंडिंग ठीक से नहीं हुई थी. तो आपको वो ब्लेंडिंग जितनी ज्यादा करनी होगी उतना ही आपको उसका क्वालिटी बढ़ाना होगा और जितना क्वालिटी बढ़ेगा उतना टाइम बढ़ेगा. तो ब्रूट फोर्स के अंदर आपको वो ब्लॉचेस नहीं दिखेंगे. ठीक है. लेकिन ब्रूट फोर्स का इशू ये है दैट इट विल बी टेकिंग हेल ऑफ अ टाइम. It will be accurate with regards to calculating the light information and GI information, but it will be taking a lot more time than irradiance map because it is calculating, it is applying brute force. यानी उसका नाम ही बहुत एकदम सब्जेक्टिव है. देखिए ये क्या लिखा है, a method to be used for primary diffuse bounces. अभी इसके अंदर भी आप अगर chaos group में जाओगे और अगर यहाँ पे मैं सर्च में लिखता हूँ if I am going into search and typing brute force, तो मैंने जैसे कहा कि everything yeah, this one brute force setting, brute force GI. now what is brute force GI? ये देखिए brute force method for computing global illumination recomputes GI values for every single shaded point separately and independently from other points. While very slow, this method is very accurate, especially if you have many small details in the scene. समझ गए. यानी आप अगर कोई गाड़ी का एडवर्टीजमेंट बना रहे हो जिसके अंदर कार जो है पूरी दरवाजे खुल रहे हैं, उसका टायर घूम रहे हैं या फिर उसके जो है उसकी इंटीरियर डिटेल्स है, तो इसके अंदर आप अगर ब्रूट फोर्स यूज करोगे तो हर एक डिटेल उसके जो टेक्सचर्स है उसकी जो क्लैरिटी है वो ब्रूट फोर्स में बहुत अच्छी आएगी, उसमें अच्छी दिखेगी. इरिडेंस मैप के अंदर वो डिटेल्स लूज हो सकती है, आपके कुछ पैटर्न्स उसमें अच्छे से नहीं दिख पाएंगे. तो मैं कहूंगा दैट
इफ यू कैन जस्ट गो थ्रू दीज डेफिनेशंस तो आपको बेटर आइडिया आएगा कि किस तरह से ब्रूट फोर्स काम करता है, ठीक है। नो एज आई सेड कि इसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी मतलब टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है, यानी थियरी है। सो ऑल दीज थिंग्स यू कैन गो थ्रू, इवन इट इज हेल्पफुल फॉर माई सेल्फ ऑल्सो। आई जस्ट शेयर द लिंक विथ यू, ओके। सो ब्रूट फोर्स बेसिकली क्वालिटी अच्छी देता है, क्लैरिटी अच्छी देता है, लेकिन टाइम ज्यादा लेता है, ओके। सो ब्रूट फोर्स प्राइमरी इंजन के लिए यूज करो, एंड सेकेंडरी इंजन के लिए हमेशा लाइट कैश यूज करना है, ठीक है। सो प्राइमरी के लिए या तो आप ब्रूट फोर्स यूज करोगे या इरेडियंस मैप यूज करोगे, लेकिन सेकेंडरी इंजन के लिए हमेशा लाइट कैश ही यूज करोगे, ठीक है। सो ये दोनों कॉम्बिनेशन है, या तो फिर आप इरेडियंस मैप और लाइट कैश यूज करो, या फिर आप ब्रूट फोर्स और लाइट कैश यूज करो, ठीक है। फिलहाल हम ब्रूट फोर्स पे काम करेंगे, और इस बार मैं ये करने वाला हूँ दैट आई एम नॉट गोइंग टू टेक दिस सिंपल सीन। मैं ये सिंपल सीन नहीं लूंगा, मैं एक अच्छा सा इंटीरियर लूंगा विच विल बी अंडरस्टैंडेबल, जिसको आप अच्छे से रिलेट कर पाओ। तो ये जो एक रूम है, आई विल बी टेकिंग वन रूम विच आई हैव डन अर्लियर, तो उसको मैं ले लेता हूँ ताकि आपको एक्चुअल ऑन द साइट, आपको ऑन द प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस मिल जाए कि हाउ डज थिंग्स वर्क। और हम लोग जब फ्रीलांस प्रोजेक्ट आता है या तो फिर कोई एक्चुअल प्रोजेक्ट आता है तो हम किस तरह से काम करते हैं, ठीक है। सो now this is the room, now this is the interior, sorry ये काफी दूर चला गया। so now this is the interior, okay। ये देखिए ये मेरा इंटीरियर है, एंड यू कैन सी ये पूरा यहाँ पे टीवी यूनिट है। now this is the TV unit and this is the chair। और फिर यहाँ पे अंदर जाने के अंदर, यहाँ पे अंदर जाने पे हमें यहाँ पे एक डाइनिंग एरिया दिखेगा। now this is डाइनिंग एरिया, ओके। तो हम लोग ये जो ये एरिया है इसको हम लोग रेंडर करेंगे, राइट। वी विल बी रेंडरिंग दिस डाइनिंग एरिया। सो मैं ये करने वाला हूँ कि पहले मैं ब्रूट फोर्स का एकदम से खराब आउटपुट निकालूंगा, यानी आपको बता दूं कि ब्रूट फोर्स अगर बुरे से बुरा हो गया तो क्या होगा, और उसका रीजनेबल हम लोग को अगर उसका मिड लेवल करना है आउटपुट कैसा होगा वो हम देखते हैं। तो ये एरिया के लिए मैंने कैमरा यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है, दैट इज अ कैमरा विच इज कैमरा 3। तो इस कैमरे पे क्लिक करके व्हेन आई प्रेस सी प्रेस करता हूँ तो मैं इस कैमरे के अंदर आ जाऊंगा। सो नाउ दिस इज माई डिजायर्ड व्यू विच आई वांट टू रेंडर। now there is one thing which is very very important। जो भी यहाँ पे स्टूडेंट्स है, मतलब सारे स्टूडेंट्स ही है आई एम श्योर, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे जो कि काइंड ऑफ मेरी और उनकी जो फ्रीक्वेंसी है विथ रिगार्ड्स टू अंडरस्टैंडिंग द रेंडरिंग या तो अंडरस्टैंडिंग द वी रे, वो थोड़ी पैरेलल है। तो उसको उन स्टूडेंट्स को मैं यहाँ पे ज्यादा मैटर करूंगा, या तो कह सकते हैं ज्यादा मैं रिलेट कर पाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल some of the students may have seen some of the student may have seen this particular attribute, यानी ये subdues, ओके। आपने कुछ स्टूडेंट ने यहाँ पे नोटिस किया होगा ये subdues इज इनएक्टिव। देन सेकंड इज लाइट के अंदर भी एक पॉइंट आता है where there is something called as subdues। यहाँ पे आपको subdues दिखेगा, shadow parameters, और ये photometric web, not in this one, I think in V-Ray light it will be there, yeah over here सैम्पलिंग सबड्यू। देखिए यहाँ पे ये सबड्यू, यहाँ पे सबड्यू, और एक तीसरा सबड्यू। आपको तीन जगह पे मैं एक चीज बताना चाहूंगा रेंडर सेटिंग के अंदर। ये देखिए मैं तीनों चीजों को बाजू बाजू में रखता हूँ। ब्रूट फोर्स के अंदर व्हेन यू सिलेक्ट ब्रूट फोर्स, ये ब्रूट फोर्स सिलेक्ट कर लिया, और ब्रूट फोर्स के आप टैब में जाएंगे तो आपको देखिएगा ये सबड्यू यहाँ पे 8 है, देखिए इनएक्टिव है। एक तो यहाँ पे मटेरियल के अंदर, एक है आपके ब्रूट फोर्स के अंदर, और एक है आपके लाइट के शेडोज के अंदर। अब ये तीनों चीज इनएक्टिव क्यों है? इनएक्टिव इसलिए है क्योंकि बैक इन द डे वी हैड टू एडजस्ट ऑल द थ्री ऑफ देम। हम लोगों को हम जो लाइटिंग आर्टिस्ट होते थे या तो जो 3D आर्टिस्ट होते थे, अगर उनको रिफ्लेक्शन के अंदर अगर थोड़ा ग्रेन्स आ गए, अगर उनको शेडिंग के अंदर थोड़े ग्रेन्स आ गए,
तो उनको यहाँ पे जाके मैन्युअली इसको चेंज करना पड़ता था, यानी फ्रॉम 8 टू 24 या 32, तो उसके अंदर स्मूथनेस आ जाती थी। उसके बाद आगे बढ़ते थे तो लाइट्स लगाते थे। लाइट्स लगाने पे क्या होता था, शेडोज के अंदर ये ग्रेन्स आ जाते थे। तो शेडोज में से ग्रेन्स निकालने के लिए हम लोग लाइट के अंदर ये सबडिव्स को बढ़ा देते थे फ्रॉम 8 टू 16 या 24। फिर लाइट्स के अंदर वो शेडोज के अंदर ग्रेन्स चले गए। फिर हम जीआई कैलकुलेट करते थे। तो जीआई जब कैलकुलेट करते थे तो ब्रूट फोर्स, अगर ब्रूट फोर्स यूज करते हैं तो उसके ग्लोबल इल्यूमिनेशन के अंदर ग्रेन्स आने शुरू हो जाते थे। यानी जो एरिया बाउंसेस हो रहे हैं, जहाँ पे वो जो इनडायरेक्ट इल्यूमिनेशन हो रहा है, वहां पे ग्रेन्स आ जाते थे। तो उनको चेंज करने के लिए हम लोग यहाँ पे इसको 24, 32 या 64 करते थे। तो आप सोच सकते हैं कि मैं मेरा एकदम नीट एंड क्लीन आउटपुट निकालने के लिए आई हैड टू गो थ्रू ऑल दीज 3 सबड्यू सेटिंग्स इन ऑर्डर टू अचीव माई क्लियर व्यू। यानी मेरा काम बहुत बढ़ जाता था। लेकिन अभी इन्होंने क्या किया है वीरे वालों ने, कि वो सारा सेटिंग उन्होंने इन 2 चीजों के अंदर कर लिया है। ये जो आप देखेंगे यहाँ पे इमेज सैम्पलर और बकेट इमेज सैम्पलर के अंदर ये जो मैक्सिमम सबड्यूज है, नाउ दीज 2 थिंग्स आर कंट्रोलिंग द होल शेडोज का सैम्पलिंग, आपके शेडर का सैम्पलिंग और जीआई का सैम्पलिंग। वो पूरा का पूरा आपको एक ही जगह पे यहाँ पे मिल जाता है। अगर आपने इन दोनों चीज को अच्छे से ऑप्टिमाइज कर दिया, सो देन आपको हर जगह पे जाके अलग अलग शेडिंग को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। वो आजकल इन्होंने क्या किया है कि ये जो सेटिंग है इन्होंने कंबाइन कर लिया है, यानी इन्होंने असेंबल कर लिया है एक ही जगह पे इसको, जो है वो कहते हैं ना कि एक जगह पे उसको जमा कर दिया है। ठीक है। तो अगर कोई मुझे कहे कि नहीं सर, मैं बहुत ही ग्रेट आर्टिस्ट हूँ और मुझे जो है हर चीज में कस्टमाइजेशन चाहिए, मुझे चाहिए कि लाइट में भी डिफरेंट मिले, मुझे चाहिए कि शेडर में भी मुझे सेपरेटली करना है, मुझे चाहिए कि जीआई में भी सेपरेट करना है, तो मैं कहूँगा ठीक है, आपकी मर्जी। यहाँ पे अगर आप ग्लोबल डीएमसी में when you click on local subdivs, तो आप ध्यान रखिएगा as soon as I click on this use local subdivs, इसका मतलब कि now I am going to do it manually. So as soon as I click on this, ये subdiv, उसके बाद brute force का subdivs और ये light का subdiv, ये तीनों एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है। देखिए मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये वाला सबडिव अभी एक्टिवेट हो गया। इसका मतलब कि अभी चीजें मेरे हाथ में आ गई, यानी दीज थिंग्स विल नॉट मैटर मच, क्योंकि मैं हर एक को मैन्युअली सबको चेंज करने वाला हूँ। आप सोचिए कि मुझे एक शॉर्टकट मिल रहा है तो मैं लॉन्ग कट क्यों ले रहा हूँ, बट दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। आपके सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि अगर ये इनएक्टिव दिख रहा है, इसका रीजन ये है दैट ऑल दीज थिंग्स आर बीइंग कंट्रोल्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेटिंग्स। इस जगह पे उसकी सैम्पलिंग यहाँ से ही हैंडल हो रही है, मिनिमम शेडिंग रेट और मैक्सिमम सबडिव्स के थ्रू और नॉइस थ्रेशोल्ड के थ्रू पूरे सीन का क्लैरिटी इसके लिए कैलकुलेट हो रहा है। ओके। तो मान लो कि आपने ब्रूट फोर्स सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे सेटिंग खराब रखे। इफ आई एम कीपिंग द सेटिंग्स लाइक मिनिमम शेडिंग रेट 1 कर देता हूँ, मैक्सिमम सबडिव्स इसका कर देता हूँ 2, ठीक है, और नॉइस थ्रेशोल्ड 0.1 कर देता हूँ। ठीक है। बकेट विथ कर लेता हूँ 24, यानी छोटे छोटे बकेट साइज आएंगे एकदम से, और बस मेरे ख्याल से इतना ठीक है। तो मैंने क्या किया, इन तीनों को एकदम से बुरा कर दिया, यानी पूरे सीन को मैंने एकदम कबाड़ा कर दिया, लेकिन ये प्रीव्यू पर्पस के लिए ठीक है। तो मैं अभी ये करूंगा दैट आई विल बी रेंडरिंग दिस सीन। अभी अपने एकदम लोएस्ट ऑफ द लो सेटिंग्स है। ठीक है। सो वी विल सी द वीरे फ्रेम बफर, और इसका 1280 है, तो मैं इसको कम करके आई विल बी मेकिंग इट 720 विच इज रीजनेबल फॉर नाउ। मेरा लाइट कैश भी जो है, अभी लाइट कैश जो है ये 500 रेज है, 500 ये सबड्यूज है। आई थिंक लाइट कैश इज फाइन, लाइट कैश 500 इज फाइन। आप 1000 3000 रखोगे तो बहुत ही अच्छा क्लियर आउटपुट मिलेगा। सो फिलहाल मैंने आपको एकदम से भद्दे, बहुत ही खराब सेटिंग रख के आपको दिखा रहा हूँ, ताकि पता चले कि अगर ब्रूट फोर्स का आपको सेटिंग एक्टिव नहीं है, अगर वो इनविजिबल दिख रहा है, तो उसका रीजन क्या है। ये देखें, दिस इज हाउ इट इज लुकिंग। Okay, so
Everybody is getting the point, right? I am hoping that it may appear a bit complex, it may sound a bit complex, but it is not that difficult. It is not that difficult to understand. यानी कि हर जगह पे जो तीन चीजें अलग अलग जगह पे हो रही थी, वीरे वालों ने सारी चीजों को यहाँ पे कंबाइन करके दे दिया है. तो इस सीन में आप देखेंगे शेडर में भी ग्रेन्स है, शैडोज में भी ग्रेन है, और जीआई में भी ग्रेन है. बराबर है. इस पर्टिकुलर सीन के अंदर आपको दिखेगा कि तीन चीजों में ग्रेन्स आ रहे हैं, लाइट के शैडोज के अंदर, मटेरियल के शेडर्स के अंदर, और जीआई के अंदर, राइट. सो दिस टाइम नाउ व्हाट वी विल डू, अभी मान लो कि मैं लोकल सबड्यूज को मैं ऑन कर देता हूँ, यानी इफ आई एम स्विचिंग ऑन दिस लोकल सबड्यूज. ठीक है. लोकल सबड्यूज को ऑन करने के बाद मैंने इसके लाइट के जो सबड्यूज है उसको बहुत छोटा रखा, उसको बहुत ही कम रखा, मटेरियल को भी बहुत ही कम रखा, लेकिन मैंने ब्रूट फोर्स इसका जो सेटिंग है काफी बढ़ा दिया, फ्रॉम 8 टू आई विल से 32. ठीक है. तो अगर मैंने ब्रूट फोर्स का जो सेटिंग है उसको मैंने बढ़ाया, बाकी सबको वैसे के वैसे ही रखा है तो उसको कम कर दिया, तो होगा ये कि जहाँ पे ग्लोबल इल्यूमिनेशन हो रहा है, जो प्राइमरी बाउंसेस हो रहे हैं वहां पे क्लैरिटी आ जाएगी, लेकिन मटेरियल के अंदर और शेडोज के अंदर ग्रेन्स अभी भी वैसे ही रहेंगे. आप समझ गए. सो और ये तो एक ही लाइट है. मजे की बात ये सिर्फ एक ही लाइट है. ये कौन सी लाइट है? ये अपनी पॉइंट लाइट है यहाँ पे. आई थिंक इट इज इंस्टेंस. तो ठीक है, आई थिंक जो भी यहाँ पे इसका शेडो गिर रहा होगा वहां पे वो ग्रेन्स क्रिएट करेगा. सो मैं इसको हिस्ट्री में फ्रेम बफर में डाल देता हूँ. आई कीप इट. ये एकदम से खराब आउटपुट है जो कि ग्लोबली मैंने इसको खराब बना दिया था, और अभी मैं सिलेक्टिवली उसको खराब कर रहा हूँ, यानी सिर्फ जीआई को मैंने क्लियर किया है, बाकी शेडो और मटेरियल खराब ही है, वो अभी वन सैंपल है. तो मैंने इसको कीप किया. आई से रेंडर. So now if you see, the GI is looking good. ग्लोबल इल्यूमिनेशन जो कि ब्रूट फोर्स के थ्रू आ रहा है वो ठीक दिख रहा है, लेकिन आपको शेडर के अंदर जहाँ पे मैट फिनिश है उसके अंदर आपको थोड़े ग्रेन्स दिखेंगे. ठीक है. उसके अंदर आपको थोड़े दाने दाने दिखेंगे, बिकॉज हमने मटेरियल के अंदर जो ये जो भी मटेरियल था, दिस फ्लोरिंग मटेरियल, तो फ्लोरिंग के अंदर बहुत सारे आपको ये ग्रेन्स दिखेंगे, लेकिन बाकी सारी चीजें ठीक ठाक दिखेगी क्योंकि हमने ब्रूट फोर्स में जीआई का जो सेटिंग है वो ज्यादा रखा है, बाकी सब चीजों को कम किया है, यानी उसका क्वालिटी रिड्यूस कर दिया है. This time it will take more time also. आप देख सकते हैं कि there is a lot of speed, there is a lot of lag, या तो कह सकते हैं कि increase in the time, because we have increased the quality of the brute force, and individually मैंने brute force को individually increase किया है. So if you see the chair का जो ये material है, जो steel है, वो बहुत ही grainy दिख रहा है, और जो ग्राउंड है उसके ऊपर भी रिफ्लेक्शन थोड़ा ग्रेनी दिखेगा, बट रेस्ट ऑफ द सीन विल लुक अ बिट क्लियरर देन बिफोर.
ओके, सो नाउ इफ यू सी, यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ और इसको हम स्लाइड करके देखेंगे. नाउ दिस ऑल्सो आई विल सेव. Then this is the previous one, this is A, this is latest one is B. So now if you see, यहाँ पे ये जो ब्रूट फोर्स का अमाउंट बढ़ाने के वजह से, इफ यू सी देखिए यहाँ पे शेडिंग में चेंज नहीं आ रहा है, बट जीआई जो ग्लोबल इल्यूमिनेशन उसमें काफी क्लैरिटी आ गई. करेक्ट. तो नाउ जस्ट मतलब मेरे हिसाब से आप सोचेंगे कि अगर आप मुझे रिलेट आप मुझसे रिलेट कर पाएंगे कि अगर 5 साल पहले मैं फ्रीलांसर था, तो मैं जब भी किसी मटेरियल को इंपोर्ट करता था या जब भी किसी ऑब्जेक्ट को इंपोर्ट करता था, तो हर एक इंडिविजुअल मटेरियल में जा जाके मुझे यहाँ के सबड्यूज को चेंज करना पड़ता था. यानी अगर कोई चेयर मैंने 3D स्काई में से ले ली, अगर कोई मैंने 3D आर्काइव में से ले ली, तो सभी के अंदर ये मटेरियल का अमाउंट जो था वेरी करता था. यानी दे यूज टू बी डिफरेंट, किसी का 8 था, किसी का 32 था, किसी का 24 था. मुझे हर एक को इंडिविजुअली जा जाके एडजस्ट करना पड़ता था. लेकिन अभी जैसे मैंने आपको दिखाया कि ये जो ऑप्शन है ये लोकल सबड्यूज का, वो अभी इन्होंने दे दिया है कि जब तक आप ऑन नहीं करोगे तब तक हम सारी चीजों को यूनिवर्सली देखेंगे. राइट. तो अगर मैं इस ऑप्शन को यहाँ पे यूज लोकल सबड्यूज को ऑफ कर देता हूँ, इसका मतलब ये कि मेरी ये जो मिनिमम शेडिंग रेट है, विच आई विल कीप इट टू आई थिंक 4, एंड इफ आई एम टेकिंग द मैक्सिमम सबड्यूज टू 100, तो मुझे ना लाइट, ना मटेरियल और ना जीआई उसको टच किए हुए मुझे सिर्फ यहीं पे खेलना है. मुझे इसी एरिया में रह के मेरा पूरा का पूरा जो सीन का जो क्लैरिटी है उसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ. ठीक है. सो आई होप वी आर क्लियर टू दिस लेवल. हम लोग ने ये जो ब्रूट फोर्स का और ये जो था, आर वी थ्रू विद दिस, that why do we use brute force, and why do we use this particular setting, which is image sampler and this image filter. ये जो bucket image sampler है, minimum maximum subdivision. So are we okay with this? May I know? Right. So next time when you sit, आप कभी कोई बाइक का एनिमेशन बनाए या फिर आप कोई गाड़ी का एनिमेशन बनाए, so you need to use this brute force. आपको brute force करके यहाँ के आप सेटिंग्स अगर बढ़ा दोगे तो आपका काम हो जाएगा. ठीक है. यू डोंट नीड टू लुक एनीवेयर एल्स. अभी आप कहोगे सर ये ब्रूट फोर्स है, तो आपने यहाँ पे अगर ये 1:100 कर दिया और 4 कर लिया तो आपका तो काम पूरा हो जाएगा. लेकिन हो सकता है कि ब्रूट फोर्स जो है इट इज फार मोर टाइम कंज्यूमिंग देन द अदर मेथड विच इज द इरेडियंस मैप. ठीक है. द अदर मेथड इज इरेडियंस मैप. यानी मैं यहाँ पे देखे मैं 1:100 कर दिया, मिनिमम शेडिंग 5 कर दिया और इसका नॉइस थ्रेशोल्ड 0.01 कर दिया. तो अभी मेरा आउटपुट अच्छा आना मतलब इट इज आई वुड से इट इज फुल प्रूफ. वो 100% है कि अपना आउटपुट अच्छा ही आएगा. लेकिन हमारी हमेशा से एक बोलते हैं ना कि एक्सपेक्टेशन होता है कि हम हर एक अच्छी चीज जल्दी से जल्दी निकाल के दें. तो अगर मुझे ब्रूट फोर्स से जल्दी आउटपुट निकालना है तो मेरे ख्याल से मुझे ये करना पड़ेगा that I should be having one output which is brute force, the second output using irradiance map, and third output using baked irradiance map. Okay, baked irradiance map मतलब कि it will not be calculating the irradiance map per frame, it will be storing the irradiance map का information on the hard disk, and then we will load that particular map from the hard disk, and then we will see how much time it is taking. वो कितना टाइम उसमें ऑप्टिमाइज कर रहा है, कितना टाइम उसमें रिडक्शन कर रहा है. तो हम लोग 3 चीजें देखेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू हैव योर पेशेंस, क्योंकि मैं थोड़ा अभी मीडियम सेटिंग रखूंगा ब्रूट फोर्स के, एंड वी विल जस्ट रेंडर दिस सीन आउट सो दैट हमें पता चले कि जो 3 अपने जो प्रोसेसेस है उसमें किस तरह से अपना स्पीड इंक्रीज हो रहा है और हम लोग का किस तरह से क्वालिटी भी मेंटेन रह रही है. ठीक है. हमने सबसे खराब आउटपुट देख लिया. नाउ वी विल सी हाउ इट प्रोग्रेसेस और उसको किस तरह से हम लोग बेस्ट बेस्ट कर सकते हैं. ठीक है. सो ब्रूट फोर्स का आई एम कीपिंग इट टू दिस 1:100 is fine, and minimum shading rate is fine if ये 5 ठीक है. Catmull ROM is the image filter, that is also fine, and ambient occlusion की जरूरत नहीं है. हमने लास्ट टाइम देखा था कि वो ऑफिस के अंदर जो ambient occlusion यूज करके कॉन्टेक्स्ट शैडो अच्छे आ गए थे, लेकिन हम लोग इसको अलग पास देके भी दे सकते हैं. सो वी डोंट नीड टू यूज एडिशनल ambient occlusion in this. वो बाद में भी देख सकते हैं, इसमें टाइम बढ़ जाता है. एंड सेकेंडली आई थिंक ब्रूट फोर्स एंड एवरीथिंग इज फाइन. तो इसको हम लोग ये वाला सेटिंग रख के एक रेंडर निकाल लेते हैं. ओके. सो लेट अस रेंडर दिस आउट.
और ये जो प्री पास हो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ सम ऑफ द मटेरियल्स हैविंग सम काइंड ऑफ इंटरपोलेशन। इसमें इंटरपोलेशन होने की वजह से ये जो आपको ब्लैक कलर का दिख रहा है, ये शेडिंग के अंदर जब इंटरपोलेशन होता है तब जाके इस तरह का प्री पास होता है। अदरवाइज ब्रूट फेस के अंदर इस तरह का आपको प्री पास नहीं निकलेगा। So we will just calculate our three outputs which are mid level. So this brute force may take around 6 to 7 minutes. Okay, setting everything ourselves in all three sections or using newer settings available in one place. Available in one place would be good, right? आपको देखिए आपके पास 25 लाइट्स है, आपके पास 25 मटेरियल है और प्लस जीआई है। तो आप अगर हर एक मटेरियल में, यानी वो आप एक जगह पे अच्छा करोगे तो दूसरी जगह पे वो बुरा हो जाएगा, करेक्ट है। इससे बेटर है एक ही जगह पे आप जब सेटिंग्स को चेंज करोगे, सो देन यू विल गेट एन ओवरऑल आइडिया दैट वेयर यू नीड टू इम्प्रोवाइज, यानी आपको किस जगह पे आपका फाइनल सॉल्यूशन है, और फाइनल सॉल्यूशन आपको एक ही जगह पे मिले वही अच्छा है। बिकॉज इफ यू कीप ऑन चेंजिंग योर सेटिंग्स तो मतलब इट विल नॉट मेक सेंस, इट विल इवेंचुअली ईट अप योर टाइम। सो हैविंग सेटिंग एट वन प्लेस इज फार बेटर। आर्नोल्ड में वैसे ही किया ना। आर्नोल्ड में क्या किया है कि उन्होंने, आपने देखा होगा कि लाइट के अंदर भी सैंपल्स दिए हुए हैं और आपको ओवरऑल एक आर्नोल्ड का जो ये है आर्नोल्ड सेटिंग्स में, उसमें आपको डिफ्यूज, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन उन सबके नंबर्स दिए हुए हैं। यानी इफ यू मेक इट 1 इट विल लुक बैड, इफ यू मेक इट 5 इट विल लुक गुड। तो उन्होंने ये एक पैरामीटर दे दिया है, वहीं से आपका जीआई भी क्लियर हो जाएगा, वहीं से आपका रिफ्लेक्शन क्लियर हो जाएगा, राइट। सो हैविंग less attributes and having limited settings is far better than having multiple of them. और यही बात है ना, वरना why would they be as in they are actually listening। ये मैं आप सारे आर्टिस्ट को कहना चाहूंगा that all these research people, all these R&D people are actually listening to you subconsciously। क्योंकि आपको जो इशू आ रहा है, GI is by default, yes yes GI वहां पे ऑन ही है, आपको उल्टा उल्टा करना पड़ता है, आपको वहां पे ऑफ करना पड़ता है, करेक्ट। आपको जो इनडायरेक्ट बाउंसेस है वो जब तक आप जीरो नहीं करोगे तब तक वो जीआई ऑन ही रहता है। आप ट्राई कीजिएगा दैट व्हेन एवर यू टेक अ प्लेन एंड व्हेन यू पुट अ स्फीयर ऑन इट, और आप जैसे ही कोई डायरेक्शन लाइट लगाओगे तो आपको स्फीयर के पीछे एक टाइप का बाउंसेस दिखेंगे। अनलाइक माया सॉफ्टवेयर, आर्नोल्ड के अंदर वो बाउंसेस आपको ऑटोमेटिकली दिखेंगे। और अगर आप प्लेन का कलर अगर ग्रीन कर दोगे तो स्फीयर के ऊपर हल्का सा ग्रीन कलर दिखेगा, बिकॉज इन योर डायरेक्शनल लाइट इनडायरेक्ट का जो विजिबिलिटी है वो 1 होगी। सो इफ यू चेंज योर इनडायरेक्ट लाइट की विजिबिलिटी, यानी डायरेक्शनल लाइट के अंदर जो विजिबिलिटी के अंदर इनडायरेक्ट लाइट का एक पैरामीटर होता है, उसका आप 0 करोगे तब जाके वो जीआई एमिट करना बंद कर देगा। तो यू नीड टू डू द अदर वे राउंड। वो चालू होता है उसको आपको बंद करने के लिए सेटिंग करना पड़ता है, और इसमें उल्टा है, आपका बंद होता है और आपको चालू करना पड़ता है, ठीक है। So this brute force will be taking, I will say, reasonable time। reasonable या तो कह सकते हैं कि whatever, I would say कि थोड़ा जरूरत से ज्यादा हो सकता है कि अगर 8 मिनट ले रहा है तो इरिडेंस मैप में इस टाइम को मैं 4 मिनट करने की ट्राई करूंगा। आई विल सी इफ आई कैन रिड्यूस द टाइम बाय एटलीस्ट हाफ ऑफ व्हाट ब्रूट फोर्स इज टेकिंग। क्योंकि मैं इसको आपका एक प्रैक्टिकल ये बताना चाहूंगा कि जो मेरा जो वो गाड़ी का जो रेंडरिंग था, रेनॉल्ट क्विड, अभी रेनॉल्ट क्विड का जो एनिमेशन था जिसमें वो गाड़ी ऐसे घूम के आ रही है, वो रोटेट हो रही है, वो मूव हो रही है, तो उसके अंदर मैंने इरिडेंस मैप अगर यूज करने की ट्राई की तो वो बहुत सारे ब्लॉचेस दिखाएगा। इट विल शो सो मच ऑफ ब्लॉचेस, वो इतने सारे आर्टिफैक्ट्स दिखाएगा और वो हर फ्रेम में ट्रैवल करेंगे। दे विल बी ट्रैवलिंग इन ईच एंड एवरी फ्रेम। तो वो लिटरली आपको ऐसे जिटर्स दिखाएंगे, ऐसे फ्लिकर्स मारेगा, यानी व्हेन यू प्ले द फ्रेम तो आपको पूरा ऐसा फ्लिकरिंग होगा। तो ब्रूट फोर्स के अंदर वो चांसेस नहीं होते, क्योंकि वो हर फ्रेम में जाके एकदम माइन्यूट जो है आपके इतने सारे रेस को वो फैलाता है सीन के अंदर कि वो फ्लिकरिंग जो है वो निकल जाता है। ओके, बेटर जीपीयू देन सीपीयू, सो आई कैन आई यस व्हाई नॉट, यू आर मोस्ट वेलकम। आजकल जीपीयू में ही रेंडरिंग हो रहा है, यानी जो बड़े बड़े रेंडर फार्म्स है वो लोग आजकल वो लोग एनकरेज कर रहे हैं कि आप सीपीयू को छोड़ के जीपीयू पे रेंडरिंग करो, क्योंकि एक साथ में पूरा का पूरा आपको ये जीपीयू के पावर से
आपके पूरे फ्रेम को एक रेंडरिंग का पावर मिल रहा है, यू सी। तो मैं इसका बहुत ही एक अच्छा, एनीबडी हैज सीन दिस मिथ बस्टर्स? मिथ बस्टर्स आपने देखा है किसी ने? हैज एनीबडी सीन द मिथ बस्टर्स सीरीज? डिस्कवरी पे या पहले आता था, राइट? अभी उसका, उसके जो इन्वेंटर्स है, नाउ दोज टू पीपल, जो एक ऐसा कैप पहनता था, मूंछ वाला था, और दूसरा एक थोड़ा टकला था, तो उन्होंने ये सीपीयू और जीपीयू का एक बहुत ही अच्छा विजुअल एग्जांपल दिखाया है। तो अगर मैं, इफ आई एम लकी, देन आई जस्ट शो यू दैट। वो बहुत ही, या तो मैं लिंक शेयर कर लेता हूँ। इट इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ using a CPU for rendering and using a GPU for rendering. Okay, so let me see if I can show you that. Or because it is rendering, it will be lagging a bit. Okay, ये देखिए। So all of you are able to see this YouTube का, सबको वीडियो दिख रहा है, राइट? हाँ सब यस यस, आई विल डू दैट। देखिए, ये जो है, ये जो हुआ, और मैं रेंडरिंग का जो मेरा प्रायोरिटी है वो थोड़ा लो कर देता हूँ। ये 3D Max का जो ये है टास्क मैनेजर में से, सपोज इफ माय 3D Max इज रेंडरिंग और मुझे बाकी सब कामों पे ज्यादा, मतलब यू नो, आई वांट मोर रैम टुवर्ड्स माय अदर पार्ट्स, देन आई विल जस्ट गो टू टास्क मैनेजर, राइट क्लिक ऑन दिस 3D Max, और इसका सेट प्रायोरिटी अगर लो कर देता हूँ, तो मेरा जो YouTube है ये स्मूथली काम करना शुरू कर देगा। ओके, ये देखें ना, बेसिकली ये जो रोबोट है छोटा सा, ओके, तो ये जो सिंगल रोबोट था, उसने इतने टाइम में ये अपने एट अ टाइम एक ऐसे पिचकारी मार के इतना पेंटिंग उसने शुरू किया, या तो कह सकते हैं इतना इतना इसने पेंट कर पाया। लेकिन अभी जो आएगा जीपीयू, through these accumulators, out these valves, into all 1,100 of these tubes, into these tubes in which the buses of paintballs. Each of those paintballs will fly across 7 feet of space and in 80 milliseconds reach its target. Hopefully, when it's all said and done, it's going to paint the Mona Lisa. GPU painting demonstration. And 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, science class is now over. Thank you. Okay. So जो राज का जो क्वेरी था, so Raj ka jo query tha, I hope that it got cleared in this GPU, I mean this nice demonstration. So this is the way how CPU and GPU works. And also as I said कि अभी देखिए, आप जब जैसे ही
नया नया फीचर्स देखेंगे। व्हेन यू सी दीज न्यू फीचर्स ऑफ दीज यू नो रेंडरर्स, आप वीरे 5.0 देखो, आप आर्नोल्ड देखो, आप कोई भी देख लो, उसमें वो क्या कह रहे हैं कि अभी लिटरली ये होगा कि आप सारे लोग एनिमेशन प्ले ब्लास्ट बनाते हो, राइट? आप लोग एनिमेशन प्ले ब्लास्ट बनाते हो, प्ले ब्लास्ट इसलिए बनाते हो ताकि आपको ग्रे कलर में वो प्रीव्यू दिख जाए कि एनिमेशन कैसे हो रहा है। नाउ द थिंग्स विल बी सो फास्ट, द थिंग्स विल बी सो फास्ट कि आपका जो ये प्ले ब्लास्ट ही आपका जीपीयू की वजह से जो एक्चुअल रेंडरिंग है वो प्ले ब्लास्ट के स्पीड पे रेंडर होगा। यस, इमेजिन पर सेकंड, ये जो अभी हम लोग 5-10 मिनट वेट कर रहे हैं, ये रियल टाइम हो जाएगा। और आपको वैसे भी आइडिया है कि अनरियल के अंदर ये हम लोग जो अभी ये टाइम पास कर रहे हैं, अनरियल में ये रियल टाइम होता है। यानी मैं लिटरली जिस लाइट में चेंज किया, मैं सीधा इंटरेक्टिवली अंदर जाऊंगा तो वो लाइट उस हिसाब से रिएक्ट करके मुझे वो व्यू क्रिएट करके दे देगा। यानी आई एम लिटरली प्लेइंग अ गेम। यहाँ पे मैं थोड़ा टाइम ज्यादा ले रहा हूँ क्योंकि आई नीड टू चेक इफ द रिफ्लेक्शंस आर कमिंग नाइस, शैडो आर कमिंग नाइस। तो ये मेरा एक प्रोसेस हो गया, आई नीड टू वेट फॉर इट। अनरियल में ये सारी चीजें रियल टाइम रेंडरिंग हो गई है बिकॉज अनरियल इज यूजिंग जीपीयू, करेक्ट है? एवरीथिंग इज हैपनिंग एट मिली सेकेंड्स इंस्टेड ऑफ मिनट्स, इट इज हैपनिंग इन मिली सेकेंड्स। तो आप देखिए इसके अंदर हमने स्पेंड किया है अराउंड 12 मिनट्स। It has taken around 12 minutes for this scene to get rendered. So currently it is using my CPU. It is using my CPU for rendering, which is having some limitations. ऐसी कोई बात नहीं है, as in इतना slow भी नहीं है, but ये सब पुरानी टेक्निक्स है। और आने वाले सॉफ्टवेयर और आने वाले हार्डवेयर जीपीयू को बेटर यूटिलाइज करके आपको आउटपुट जो है वो काफी जल्दी निकाल के दे देंगे। ओके, सो अगर मैं इसको सेव करता हूँ, सो इट हैज टेकन 12 मिनट्स फॉर मी टू रेंडर दिस। तो मुझे ये जो रेंडर आउटपुट है ये कंसिडरेबली ठीक है। अगर हम पहले से इसको कंपेयर करेंगे, सो आप देखेंगे दैट दिस वाज बिफोर एंड दिस इज आफ्टर, राइट? यहाँ पे काफी आपको एज रिफाइनमेंट मिल गया एंड काफी आपका जीआई भी ग्रेनलेस हो गया, काफी स्मूथ हो गया यहाँ पे। सो देयर इज लॉट्स ऑफ इम्प्रोवाइजेशन, लेकिन आपका टाइम उसने अच्छा खासा ले लिया। इट हैज टेकन कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम। तो ये ब्रूट फोर्स का ऐसा कह सकते हैं कि 12 मिनट में आपको ऑन एन एवरेज अच्छा आउटपुट मिल सकता है। तो अभी मैं कहूँ कि मुझे यही आउटपुट मुझे इरेडियंस मैप में या तो आधे टाइम में मुझे निकाल के चाहिए। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल बी चेंजिंग माय प्राइमरी engine from brute force to irradiance map। ओके, मैंने मेरा जैसे ही प्राइमरी इंजन को इरेडियंस मैप कर दिया, तो इंस्टेड ऑफ ब्रूट फोर्स आई एम गेटिंग दिस इरेडियंस मैप वाला पैरामीटर। अगर मैं ब्रूट फोर्स करता हूं तो यहाँ पे ब्रूट फोर्स आएगा, अगर मैं इरेडियंस मैप करता हूं तो यहाँ पे इरेडियंस मैप आएगा। ठीक है, सो व्हेन आई ओपन दिस आई एम गिवन ऑल दीज ऑप्शंस। तो लेट मी टेल यू, आपको इसके अंदर से सिर्फ दो ऑप्शन से ही निस्बत होनी चाहिए। एक है आपका सबड्यूस और दूसरा है आपका इंटरपोलेशन सैंपल्स। यानी आपको यहाँ पे प्रीसेट सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे प्रीव्यू रेंडर देखना है, इफ आई वांट टू सी द प्रीव्यू रेंडर, तो मैं जो मेरे यहाँ पे प्रीसेट है उसको मैं कर दूंगा वेरी लो, विच इज फॉर प्रीव्यू रेंडर। अगर मुझे रीजनेबल आउटपुट निकालना है, स्मूथ है एकदम प्रॉपर, उसकी एज रिफाइनमेंट ठीक है, उसके अंदर ब्लॉचेस नहीं है, तो मैं उसको मीडियम करके ये अमाउंट थोड़ी चेंज कर लूंगा। तो अगर मैं वेरी लो करता हूँ, इफ आई एम जस्ट टेकिंग आउट अ वेरी बेसिक लेवल का रेंडर, तो ये दोनों चीज भी आप ऑन ही कर दो। ये दोनों चीज को ऑन करने से फायदा होगा। इसका जब सीक्वेंस रेंडर करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा दैट हाउ डज दिस वर्क। ये जो दो ऑप्शन है, फिर मैंने इसको करंट प्रीसेट वेरी लो कर दिया और इसका सबड्यूस जो है ये मैंने 5 और 5 कर दिया। ठीक है, ये दोनों चीज को मैंने बहुत ही कम रखा। तो मेरा इरेडियंस मैप जो है वो बहुत ही खराब बनेगा एंड मैं चाहता हूँ कि वो खराब बने। और लाइट कैश फिलहाल मैं कम कर देता हूँ। लाइट कैश जो है ये सबड्यूस जो है, देखिए यहाँ पे, यस, update version lets you decide in which software you want to use your dedicated graphic card instead of Intel's inbuilt graphic card. Great. So this is a very good update. Windows 10 मैं सोच रहा हूँ कि आज नहीं तो 6 महीने बाद मैं इंस्टॉल कर लूँ, क्योंकि Windows 7 पे ज़्यादा चला नहीं पाऊंगा। तो I might have to overhaul my entire system। तो आपके रिस्पॉन्स से, आपके आपके कह सकते हैं कि आपके फीडबैक की वजह से, अगर मुझे मान लो कि मुझे आगे बहुत सारा प्रोग्रेस मिलता है
in my life, then I'm hoping कि मेरा सिस्टम जो अभी फिलहाल i7 है, I intend to buy i9 Intel out graphic and with graphic card of maybe RTX, जिससे मैं और फर्दर उसको स्टूडेंट्स को अच्छा खासा मैं ट्रेनिंग दे सकूं और खुद के लिए भी मैं काफी अच्छा खासा मैं उसमें मेरी स्किल सेट में बढ़ोतरी कर सकूं. सो लेट अस होप आप सबकी दुआ से अगर शायद मेरा काम हो जाए तो यू नो गॉड विलिंग, भगवान करे कि मेरा ये सब काम हो जाए, मुझे भी आगे बढ़ना है लाइफ में. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट. ठीक है. सो नाउ इरेडियंस मैप मैंने इसको बहुत ही खराब बना दिया है और मैं दिखाना चाहूंगा कि खराब आउटपुट कैसा आता है. तो ये ब्रूट फोर्स तो मैंने सेव कर ही दिया है. नाउ आई एम रेंडरिंग थ्रू इरेडियंस मैप. सो ये प्री पास हो गया लाइट कैश का. जब ये छोटे छोटे दाने आते हैं दैट इज योर लाइट कैश बीइंग प्रिपेयर्ड. एंड इसके बाद ये जो प्री पासिंग हो रही है दिस इज बिकॉज ऑफ इरेडियंस मैप. ये जो हल्का हल्का धीरे धीरे करके रिफाइन हो रहा है दैट इज योर इरेडियंस मैप. अभी ये आपका फाइनल इमेज रेंडर हो रहा है. सो व्हेन यू सी ऑन द वॉल्स, आप जब दीवारों पे देखोगे तो आपको बहुत सारे ऐसे ब्लॉचेस दिखेंगे. यू विल सी लॉट्स ऑफ बैड ब्लॉचेस which will be visible because it is interpolating. It is actually averaging out the colors on the walls with regards to the rays that are being bounced around here and there. It is creating a map for your scene. So it may look okay, but it will not be looking great. आपको जो कोने वाले एरियाज है वहां पे आपको ज्यादा. यस अंगद, थैंक यू सो मच. जी हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग जब रोड रेश खेल रहे थे दैट टाइम वी हैड P3 P4 पेंटियम थी या पेंटियम 4 था. बाद में हम थोड़े आगे बढ़े, हम लोग सेलेरॉन पे आए. बाद में हम लोग आए i5 पे, उसके बाद आए i7 पे. और साथ ही साथ अच्छी बात यह है कि हम लोगों ने जो आउटपुट निकाला है उसका जो प्रोडक्टिविटी है वो भी हमने सुधारा. यानी अगर मैं कहूँ कि मैंने मेरे पीसी का क्या फायदा उठाया, तो पहली बात मैं कहूँगा मैंने बहुत सारी गेम्स खेली. I was so lucky to have played all the best of the games that the world has to offer. For example, Rainbow Six Vegas, then GTA, then NFS and all those games. I was very happy to play those games. साथ ही साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी किया, ट्यूशंस लिए और स्टूडियोज में जॉब किए. तो बेसिकली मेरा पैसा वसूल हो गया. राइट. तो आने वाले टाइम में सिंस अभी नीड ऑफ द आवर ये है कि अच्छे से अच्छा आउटपुट कम से कम टाइम में, तो वो मुझे हेल्प करेगा अनरियल इंजन. तो मुझे ये लग रहा है कि आज नहीं तो कल मुझे RTX ग्राफिक कार्ड लेना पड़ेगा. या तो जो राज जो कह रहे हैं दैट AMD Ryzen फॉर एंटरिंग, सो आई माइट हैव टू एक्सप्लोर दोज ऑप्शंस एंड फर्दर एनहांस माय नॉलेज. मेरे नॉलेज को मुझे और फर्दर कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा यूजिंग दीज न्यू सॉफ्टवेयर एंड न्यू हार्डवेयर. तो मेरा जो लर्निंग कर्व है या तो मेरा जो एक कह सकते हैं कि प्रोग्रेस जिस तरह से होना चाहिए वो टाइम के हिसाब से हो रहा है. शायद मैं अभी थोड़ा पीछे हूँ या तो मैं कह सकता हूँ बहुत ही पीछे हूँ. एक चीज मैं आपको सबको बताना चाहूंगा कि आपका जो एक्चुअल R&D होती है वो कंपनी के अंदर जाके होती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स. यानी अनलेस एंड अनटिल यू जॉइन अ स्टूडियो या अनलेस एंड अनटिल यू जॉइन अ कंपनी, आपका जो प्रैक्टिस लेवल होता है बहुत ही कम होता है. CPU AMD Ryzen, ओके. 3600 GPU RTX 2060, ओके ग्रेट. अब मैं AMD के लिए थोड़ा रिलेक्टेंट हूँ बिकॉज AMD का मुझे क्या लग रहा है कि यार वो जो ये ट्राइडेंट एसिड वाली चीजें होती है ना, सो AMD इज अ बिट व्हाट यू से एक्सपेरिमेंटल थिंग फॉर मी. यानी आई एम एक कहते हैं ना कि Hyundai Hyundai है तो ट्राइडेंट एसिड गाड़ी है, मतलब सब लोग उसको प्रिफर करते हैं. लेकिन उसके सामने रेनॉल्ट का क्विड बेटर है. तो मैं रेनॉल्ट के लिए नहीं जाऊंगा क्योंकि रेनॉल्ट इज नॉट सो मच ऑफ having that kind of credibility with regards to its maintenance and repair work, या तो कह सकते हैं उसका सर्विस सेंटर्स एंड ऑल दैट. तो मैं जनरली इंटेल प्रिफर करूंगा इंस्टेड ऑफ AMD. राइट. क्योंकि आई डोंट नो हाउ थिंग्स में गो. तो मैं अगर i5 मैंने यूज किया है, i7 यूज किया है, तो पॉसिबली आई माइट गो फॉर i9 ओनली. I might not go for AMD Ryzen, right? As in, you can understand my feelings as a tech savvy person. I am sure कि आप वो साइकी को समझ पाओगे.
कि कोई एक एक जो होता है ना कि एक प्रेफरेंस होता है किसी चीज के ऊपर, तो वो जल्दी से लोग छोड़ नहीं पाते। लेकिन यस, एक्सपेरिमेंटिंग न्यू थिंग्स इज ऑल्सो बेनिफिशियल। लेकिन इसका एक ही चीज है कि जब किसी के पास ज्यादा पैसा होगा तब वो ये एक्सपेरिमेंटिंग को अफोर्ड कर पाएगा। यू सी, व्हेन आई गॉट लॉट्स ऑफ मनी देन आई कैन हैव टू सीपीयूज, एक होगा AMD, दूसरा होगा i9। फिर मैं दोनों हाथ में लड्डू रखूंगा, आई विल बी हैविंग फन विद बोथ द मशीन्स। करेक्ट है। एक टाइम पे ऐसा था कि मेरे पास i5 भी था और i7 भी था, और मैं दोनों को यूटिलाइज करता था। इफ आई कैन शो यू दैट फोटो, मेरे पास तीन मशीन थे। एक था i3 दैट वाज द लैपटॉप, i5 वाज द मीडियम सीपीयू, एंड i7 वाज हाई परफॉर्मेंस सीपीयू। एंड मैं एट अ टाइम एक रेंडर के लिए तीनों मशीन को यूज करता था। आई यूज टू कनेक्ट ऑल दोज थ्री मशीन्स और इस एक फ्रेम को उन तीनों मशीन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर देता था। तो मेरे रेंडर के अंदर जो बकेट्स आते हैं, इसके अंदर नाम आ जाते थे कि मशीन नंबर 1 इज रेंडरिंग दिस पार्ट, मशीन नंबर 2 इज रेंडरिंग दिस पार्ट, एंड मशीन नंबर 3 इज रेंडरिंग दिस पार्ट। तो तीनों मशीन मिला के मेरे टाइम के अंदर एटलीस्ट 30% 40% जितना स्पीड अप कर लेते थे। यू सी, सो द मोर यू नो, द मोर यू आर एबल टू यूटिलाइज योर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। करेक्ट। सो लेट अस सी, एज आई सेड, पैसा इज एवरीथिंग, मनी ऑल्सो मैटर्स। सो सबके हाथ में पैसा हो, सब लोग अच्छी अच्छी चीजें यूज करें और अच्छा अच्छा आउटपुट निकाल के दुनिया में खुशियां फैलाए। सो दैट शुड बी अवर कोर इंटेंशन। सो देखिए, नाउ कम्स योर ये इरेडियंस मैप का आउटपुट कैसा आया है। बहुत ही खराब आया है। A, B, ये है आपका ब्रूट फोर्स और ये आपका इरेडियंस मैप। ओके, तो ये देखिए, ये आपको ये दीवार के ऊपर जो ब्लॉचेस दिख रहे हैं, इफ यू ऑल कैन सी क्लोजली, ये देखिए, ये कैसे यहाँ पे दाग धब्बे आ गए। You all can see in every area, in each and every area, if you see, there is this blotchiness। यहाँ पे भी आपको दिखेगा, ये देखिए, all these areas are having this blotchiness। तो आपका वो जो याद होगा कि आपने जब वो फोटॉन्स एमिट किए थे वो पंडित वाले सीन में, और जब आपने कम फोटोज रखे थे तो ऐसा कुछ आपको दिख रहा था, राइट। इफ यस, इफ एनीबडी कैन रिलेट दिस, किसी को इश्यू आया हो, सो दे कैन से कि हाँ सर ऐसा कुछ हम लोग को माया में मेंटल में ऐसा कुछ फेस किया था। तो अभी इसका सॉल्यूशन क्या है कि इसका जो ये करंट प्रीसेट है अभी, लेकिन इसका टाइम कितना हो गया, इसका 12 मिनट हुआ था और इसको 5 मिनट हुआ। तो अगर ऐसा कोई सेटिंग हो जो कि मुझे 12 और 5 के बीच में लेके आए, लेकिन मेरा आउटपुट उतना ही अच्छा है, करेक्ट है। यानी मुझे ऐसा कोई सेटिंग रखना है जिससे कि मेरा आउटपुट भी अच्छा आ जाए और टाइम भी 2-5 मिनट कम हो जाए, यानी 12 मिनट का कम होके 7-8 मिनट हो जाए, तो मुझे पूरा आउटपुट 8-10 मिनट के अंदर बेस्ट टू बेस्ट मिल सकता है। तो आई हैव एटलीस्ट सेव्ड माय 4 मिनट्स। तो अभी मैं उस सेटिंग पे आऊंगा जो कि मुझे आउटपुट भी अच्छा करके देगा और मेरा टाइम भी रिड्यूस कर देगा। सो नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल बी सेटिंग दिस प्रीसेट टू से लो या तो मीडियम, then I will increase my subdues to around 25 and interpolation samples to around 35। okay, ये तीन ही चीजें करनी है। okay, you only need to do, you only need to what you say, increase these settings। आपको ये या तो लो रखना है और 25-35 करना है और इसको छोड़ देना है। नाउ जस्ट लीव इट एज इट इज, आपको ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं है इंटरपोलेशन सैंपल्स के अंदर। एंड लाइट कैश यू कैन इंक्रीज इट अप टू 750 या तो कह सकते हैं 500। जितने ये ज्यादा होंगे उतना आपके सीन के अंदर जो क्लैरिटी है वो बढ़ेगी। सो लाइट कैश यू कैन इंक्रीज इट, ठीक है। सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू बेक द लाइट कैश एंड इरेडियंस मैप। ओके, मैं लाइट कैश और इरेडियंस मैप को बेक करने वाला हूँ। बेकिंग का मतलब दैट एवरी टाइम व्हेन योर फ्रेम रेंडर समथिंग इट इज कैलकुलेटिंग द जीआई। लेकिन मुझे क्या चाहिए कि हर बार कैलकुलेट मत करो, मैंने हार्ड डिस्क पे उसको सेव किया हुआ है, सीधा उठा के उसको कैलकुलेट करके फाइनल आउटपुट दे दो। आप समझे। अगर मैं सिंपल एग्जांपल बताऊं तो क्या होता है कि आप जब किसी ये मैरिज हॉल में जाते हो, व्हेन यू गो फॉर एनी पार्टी, और आपके घर पे या तो कोई मेहमान आने वाले हो, तो जनरली जो शेफ होता है या तो जो लेडीज होते हैं वो क्या करते हैं कि उसके पहली वाली रात को कुछ चीजें बना के रख देते हैं। यू नो, इट इज कॉल्ड प्रेपिंग। प्रेपिंग कहते हैं उसको। प्रेपिंग का मतलब कि यू नो समथिंग इट ओनली नीड्स टू बी हीटेड अप।
तो वो क्या करेंगे, पहले कुछ चीजें बना के फ्रिज में रख लेंगे, फिर जैसे ही मेहमान आते हैं अपना थोड़ा बहुत बातचीत करेंगे, ये वो हंसी मजाक करेंगे, फिर खाने का टाइम आने पे वो फ्रिज में से चीजें निकाल के उसको गर्म करके उसके अंदर गार्निशिंग करके उसको हाथ में थमा देंगे। तो ये हो गया आपका, डायरेक्ट उसको बेक करके रखा था, उसको सिर्फ फाइनल आउटपुट करके दे दिया। सेम वे हम लोग यहाँ पे करेंगे, हम लोग उसका लाइट कैश पहले बना के हार्ड डिस्क पे रख लेंगे, एंड वाइल फाइनल रेंडरिंग वी विल कॉल इट फ्रॉम द हार्ड डिस्क एंड देन पुट इट फॉर फाइनल रेंडर। इससे दो दो चीज होगी, एक तो आपका टाइम कम हो जाएगा, और दूसरा आपका जो फ्लिकर्स का चांसेस है, आपके जो पर फ्रेम जो वेरिएशन हो सकता है वो उसमें निल हो जाएगा, बिकॉज एवरीथिंग इज फिक्स्ड, एवरीथिंग इज बिकम लॉक्ड। तो अगर वो चीज लॉक हो गई है तो उसके अंदर फ्लिकरिंग आपका नहीं हो सकता, यू सी। सो योर फ्लिकरिंग विल गो अवे इफ यू बेक द मैप ऑन द हार्ड डिस्क। ठीक है, तो अभी मैं ये करूंगा, आई विल बी टेलिंग यू हाउ टू बेक द मैप। सो आई विल बी सिलेक्टिंग द प्राइमरी engine also for light cache। अभी ये एक प्रोसेस है जो कि मुझे ट्यूटोरियल में से मैं देखता आ रहा हूँ, मुझे पता नहीं है कि प्राइमरी इंजन लाइट कैश क्यों करते हैं, लेकिन जैसे उसमें बताया गया था मैं वही मेथड इतने सालों से फॉलो कर रहा हूँ, और यही मेथड मुझे आज तक अच्छा क्लियर आउटपुट देके दे देती है, लाके दे देती है। तो आपको जब ये बेक करना होता है, सो दैट टाइम फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज जस्ट सेट द प्राइमरी इंजन टू लाइट कैश, सेकेंडरी इंजन टू ऑल्सो लाइट कैश। ठीक है, उसके बाद आपका वो इरेडियंस मैप का टैब ही चला जाएगा। ठीक है, इट विल जस्ट गो अवे बिकॉज यू हैव सिलेक्टेड प्राइमरी एंड सेकेंडरी एज लाइट कैश। उसके बाद लाइट कैश के अंदर व्हेन यू गो डाउन यू विल सी दैट यू आर गिवन अ मोड, यहाँ पे मोड दिया हुआ है। मोड के अंदर आपको क्या करना है, दिस टाइम इंस्टेड ऑफ सिंगल फ्रेम यू वांट टू बेक द लाइट कैश, आपको उस लाइट कैश को हार्ड डिस्क पे बेक करना है। तो आप सिंगल फ्रेम की जगह पे आप करेंगे फ्लाई थ्रू। फ्लाई थ्रू का मतलब कैमरा जहां जहां पे जा रहा है, तो आप ओवरऑल वो पूरा का पूरा सीन को आप उसके अंदर लाइट कैश को फ्लाई थ्रू करोगे तो वो बेक करोगे। तो फ्लाई थ्रू करने के बाद यू नीड टू से सेव। ओके, तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाऊंगा, बेकिंग टेस्ट। ओके, नाउ दिस फोल्डर नेम इज बेकिंग टेस्ट, टी वर्क बेकिंग टेस्ट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा लाइट कैश दैट इज एलसी टेस्ट बेक। एलसी टेस्ट बेक मतलब कि ये जब जो हम लोग ने प्री पास जो होता है उस चीज को अभी ये हार्ड डिस्क पे सेव करेगा। तो ये जो मैं नाम देके आई से सेव। दूसरा भी एक ऑप्शन है कि हर बार इंस्टेड ऑफ अस सेविंग इट मैन्युअली इट इज ऑल्सो गिविंग अस एन ऑप्शन कि जैसे ही रेंडर खत्म हो तो अपने आप ही वो हार्ड डिस्क के ऊपर सेव करता रहे। तो ऑटो सेव में भी इफ यू से ऑटो सेव, तो ऑटो सेव को क्लिक करके यू कैन अगेन जस्ट फॉर अ सेफर साइड आप इसको ये वाले नाम को सेव कर दो, ताकि जस्ट इन केस अगर आप सेव करना भूल जाओ तो ये अपने आप ही हार्ड डिस्क पे सेव कर ले। तो यहाँ पे ये अपना जो एलसी टेस्ट बेक लाइट कैश सेव होने वाला है। दूसरी बात, मुझे फाइनल रेंडरिंग तो देखना नहीं है, करेक्ट, आई डोंट वांट टू सी द फाइनल रेंडरिंग, मुझे सिर्फ उसका लाइट कैश बेक करके छोड़ देना है। तो मैं वीरे कॉमन सेटिंग में जाके ग्लोबल स्विचेस में जाके आई विल बी स्विचिंग ऑन डो नॉट रेंडर फाइनल इमेज। समझे, मुझे अभी फाइनल रेंडर इमेज नहीं करनी है, मुझे सिर्फ उसका बेकिंग करना है। तो इसके लिए मैं जैसे ही ये ऑप्शन ऑन करता हूँ तो लाइट कैश को बेक करने के बाद ये रेंडर वहीं पे होल्ड हो जाएगा, वहीं पे वो स्टॉप हो जाएगा। इट विल नॉट बी देन रिफाइनिंग द इमेज फॉर नो रीजन, क्योंकि लाइट कैश तो बेक हो गया, फाइनल इमेज तो बाद में देखना है। सो वी विल बी स्विचिंग ऑन दिस ऑप्शन अंटिल वी आर बेकिंग द मैप्स। समझ गए, जब तक ये मैप बेक हो रहा है तब तक इस ऑप्शन को आपको ऑन कर देना है ताकि वो फाइनल इमेज रेंडर ना करे। तो मैंने यहाँ पे इसको पाथ दे दिया है, मैंने ये सारे सेटिंग रख लिए। 500 का मैं 750 कर लेता हूँ। ओके, नाउ वी आर गुड टू गो। और ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, यूज कैमरा पाथ। ये जब सीक्वेंस करेंगे तब मैं आपको इसका सिग्निफिकेंस बताऊंगा। तो ये 750 हो गया, बाकी सब चीजें ठीक है। अभी मैं जब रेंडर करता हूँ तब देखोगे कैसा एकदम फेडेड इमेज आएगा, और थोड़ी देर के बाद वो फेडेड इमेज रेंडर होके बंद हो जाएगा। ये देखिए, मैं इसको रेंडर हिट करता हूँ, so it will just be showing me some grainy image, faded image आएगी, थोड़ी सी कैलकुलेट होगी और फिर वो थोड़ी सी कैलकुलेट होके it will stop। ये देखिए, ये होगी रेंडर होगी, थोड़ा बहुत रेंडर होगा और एक पॉइंट पे आके अपना जो फाइनल उसमें जो हमने सेटिंग 750 रखा हुआ है उतने वो सब्डी उसको बेक करके वो स्टॉप हो जाएगी, और वो फाइनल इमेज रेंडर नहीं करेगी क्योंकि हमने वो ऑप्शन ऑन रखा है।
कॉमन सेटिंग में से। ओके, तो देखिए ये खत्म हो गया, और ये तो शेडिंग का पार्ट है, दिस इज नॉट रेंडरिंग एक्चुअली। किसी एक मटेरियल में इंटरपोलेशन ऑन है इसके लिए। देखिए ये हो गया। तो इसने फाइनल रेंडर नहीं किया, इसने लाइट कैश को बेक करके वो छोड़ दिया, क्योंकि हमारा जो आप देखेंगे यहाँ पे हमने जो फोल्डर बनाया था टी वर्क बेकिंग टेस्ट, तो अभी देखिए ये जो 15 MB का आप देखेंगे 323 को हमने ये एक लाइट कैश को बेक कर लिया। दिस इज अवर लाइट कैश का फाइल। अभी हम क्या करने वाले हैं, दैट नाउ वी आर गोइंग टू बेक इरिडेंस मैप। पहले आप बेक करते हो लाइट कैश, फिर लाइट कैश को लोड करके आप बेक करते हो इरिडेंस मैप। तो मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ ताकि आप भूले नहीं। लाइट कैश फर्स्ट, लोड लाइट कैश, बेक irradiance map, and then load light cache, load irradiance map। ठीक है, ये प्रोसेस है। तो थोड़ा अभी फर्स्ट टाइम आप जब करोगे ना थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, बट व्हेन वी डू इट ट्वाइस और थ्राइस, जब सीक्वेंस एनिमेशन जब हम लोग रेंडर करेंगे तब थोड़ा आपके लिए समझना इजी हो जाएगा। तो अभी मैं दूसरा स्टेप कर रहा हूँ। दूसरा स्टेप क्या है, आई एम नाउ लोडिंग द लाइट कैश जो कि बेक हो चुका है, और उसके ऊपर मैं इरिडेंस मैप बेक करूंगा। तो देखिए क्या करना है, पहले था लाइट कैश फ्लाई थ्रू जो हमने किया था, जो कि सेव करना था। नाउ दिस टाइम विल से फ्रॉम फाइल। फ्रॉम फाइल मीनिंग इट इज गोइंग टू लोड द फाइल, हमें इसमें से लोड करना है। सो आई सिलेक्ट द फ्रॉम फाइल ऑफ लाइट कैश। तो ये फाइल ये वाली लोड करेगा, और प्राइमरी इंजन में आपको इरिडेंस मैप रख लेना है। नाउ यू आर गोइंग टू बेक द इरिडेंस मैप। तो इरिडेंस मैप में ये जो सारे सेटिंग है अपने आप ठीक है, और दिस टाइम इन इरिडेंस मैप हमें बेक करने के लिए एक ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, विच इज इंक्रीमेंटल ऐड टू करंट मैप। इंक्रीमेंटल ऐड टू करंट मैप यानी वो हर बार जितनी बार वो कैमरा अलग अलग जगह से रेंडर करेगा उतनी बार वो एक ही मैप के ऊपर एडिशन करते जाएगा लाइटिंग इन्फॉर्मेशन को। यानी चेयर यहाँ से रेंडर हुई, उसने ये कैमरे से थोड़ा GI बेक किया, फिर वहां से किया, वहां से किया, तो आपका मैप जो है बड़ा से बड़ा होते जाएगा। इट विल कीप ऑन एडिंग द डिटेल्स इनटू दैट GI मैप। तो इंक्रीमेंटल ऐड टू करंट मैप करने के बाद सेम वे जैसे लाइट कैश में किया था, फाइल से सेव, सेव करने के बाद वर्क बेकिंग टेस्ट। नाउ दिस टाइम I'll say IRR bake test। ठीक है, so this will be the name of my file IRR baking test, and same thing I'll be auto saving also, so that वो जब बेक हो जाए तो उसके बाद मतलब वो अपने आप सेव भी कर ले। तो फिर से मैं ये करूंगा, I'll say save, and just for a safer side मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इरिडेंस में आपका देखिए साइज कैसा बढ़ेगा। as soon as it is baking तो आपका यहाँ पे साइज बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जस्ट टू सी इट वर्चुअली अच्छा पड़ेगा कि हम लोग इसको साथ ही साथ देख भी लें, सो दैट योर कंसेप्ट इज क्लियर। ठीक है, तो अभी देखिए दिस टाइम आई हैव चेंज माय लाइट कैश टू फ्रॉम फाइल, और लाइट कैश को लोड कर लिया। अभी लाइट कैश के ऊपर मैं इरिडेंस मैप को बेक कर रहा हूँ। तो मेरा ये सेकंड स्टेप में फिलहाल एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, विच इज लोडिंग द लाइट कैश एंड बेकिंग द इरिडेंस मैप। ओके, सो नाउ लेट अस सी द प्रोसेस किस तरह से होती है। बाकी सब ठीक है, इवन डोंट रेंडर फाइनल इमेज भी वहां पे हमने सेट किया हुआ है, तो फाइनल रेंडर इमेज फाइनल रेंडर नहीं करेगा। सो लेट अस जस्ट सी, नाउ आई विल से रेंडर। सो नाउ इट इज गोइंग टू लोड लाइट कैश एंड बेक इरिडेंस मैप। तो ये जो प्री पास हो रहा है ये कंप्लीट होगा 4 of 4। अभी फाइल साइज है 415, लेकिन कंप्लीट होने के बाद ये हो गया 1.4 MB। इसका जो इरिडेंस मैप का जो साइज है वो हो गया 1.4 MB, और ये देखिए यहाँ पे बेक हो गया। सो इट इज द लेटेस्ट वन दैट यू आर हैविंग। और अगर आपको इरिडेंस मैप को अगर आपको वर्चुअली देखना है, इफ यू वांट टू सी द इरिडेंस मैप वर्चुअली, तो आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं यूजिंग इरिडेंस मैप व्यूअर, जो कि वीरे के केओस ग्रुप के फोल्डर के अंदर आपको मिल जाएगा इरिडेंस मैप व्यूअर। तो अगर मैं इसके अंदर ये
जो अभी हमने बेक किया है उसको अगर लोड करता हूँ तो देखिए क्या होगा, ये देखिए दिस इज द आउटपुट। ये आपकी लाइट पूरी जीआई जो है ये पूरा वर्चुअली सेट हो गया। ओके, तो अभी मैं ये करूंगा कि मेरा ये भी बेक हो गया, इवन दिस इज बेक, दोनों भी चीज हो गई, यानी लाइट कैच भी बेक हो गया और इरेडियंस भी बेक हो गया। तो अभी दोनों को लोड करना है, तो लाइट कैच ऑलरेडी लोड हो चुका है, नाउ वी विल बी लोडिंग द इरेडियंस मैप। तो इसमें भी जैसे फ्रॉम फाइल किया है तो इरेडियंस मैप के अंदर भी आपको फ्रॉम फाइल कर देना है, और फ्रॉम फाइल कौन सी रहेगी, जो अभी हमने बेक की वो। So now if you see, instead of single frame which is rendering and calculating each and every frame, it is actually taking the file from this particular path। जो लाइटिंग इंफॉर्मेशन है वो ये वाले पाथ में से वो ले रहा है, इट इज नॉट गोइंग टू कैलकुलेट एवरी फ्रेम। आप अगर यहाँ पे ऐसे माउस रखेंगे सो यू विल सी कि यहाँ पे देखिए क्या आएगा, यहाँ पे सिंगल फ्रेम में सिंगल IM single irradiance map is computed for the whole image, okay, but when you say from file it is saying load single irradiance map from file and use it for all the frames। यानी एक ही irradiance map रहेगा जो कि सारे frames के लिए यूज होगा। so currently we are using from file जो कि हमने ऑलरेडी बेक कर चुके हैं। so now both of the files are लोडेड, आपका जो GI है वो लोड हो चुका है। अभी कोई मुझे कह पाएगा कि मैं मुझे कौन सा एक चीज ध्यान रखनी है बिफोर रेंडरिंग, before hitting the render, what do I need to be careful about? I am hoping कि सारे student what you say alert है and they are prompt with regards to the whole thing। कोई एक ऐसा setting है जो कोई मुझे ध्यान रखना है before hitting the render button? Yes, any tip to me कि सर आप तो ये करना रह ही गए, आपने ये करना भूल ही गए। Exactly, stop the final output, correct। so Ridhikesh is right, डोंट रेंडर द फाइनल इमेज। अगर ये मैंने ऑन रखा तो मेरा तो फाइनल रेंडर आएगा ही नहीं, वो इसी तरह से पूरा एकदम से खराब आते जाएगा या तो ब्लैक ही आ जाएगा। सो आई स्विच ऑफ दिस ऑप्शन एंड आई सेव दिस सीन। मैं इस सीन को सेव कर लेता हूँ, ठीक है, वरना प्रॉब्लम हो जाएगा। इतना सारा मेहनत जो हमने किया, बेक्ड V02, ओके। सो नाउ after saving this we will just compare our 12 minutes with this reasonably, या तो कह सकते हैं कि what you say acceptable time and quality using irradiance map which is baked onto the hard disk। so now we are rendering using irradiance map which is baked on the hard disk। and if any student wants to try this out, वो लोग आराम से, जैसे मैंने इसके पहले टीपॉट वाला जो सीन किया था, तो मैं कहूंगा कि इतना बड़ा सीन लेने की जरूरत नहीं है। maybe students can just take a teapot and put it inside a cube, छोटे से ऐसे किसी क्यूब के अंदर डाल दो और वो जो क्यूब है उसका नॉर्मल उल्टा कर लो, ठीक है, क्योंकि आप अगर कैमरा अंदर रख ले हो तो उस क्यूब को इनवर्सली जो उसकी सरफेस है उसको अंदर से लिटअप होना चाहिए, या तो उसके नॉर्मल्स अंदर की तरफ होने चाहिए। तो उसके पहले एक क्यूब बनाओ, उसके अंदर टीपॉट को रखो, फिर उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है उसके नॉर्मल्स को इन्वर्ट कर लो एंड देन ट्राई यूजिंग दीज थिंग्स। ये जो आपने इरेडियंस मैप को बेक किया है आप उसको वर्चुअली किसी तरह से एक छोटा सा एक कहते हैं ना टेस्ट रन ले लो एक छोटे लेवल पे, ताकि आप जब बड़े सीन करो उस टाइम पे आपको इतना कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। सो इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, आई एम टेलिंग यू। मैं ये जो सब चीजें कर रहा हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे से कभी भी नहीं हुई है, इट हैज नेवर वर्कड एंटिल डेट। आई एम कंसर्न कि यार मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक से काम कर जाए, इट शुड नॉट बी हैविंग एनी फ्लिकर्स और जिटर्स। यस, या आई विल डू दैट। कौन से वर्जन का चाहिए आपको? आई हैव मैक्स 15।
I'll see if I can upload it on Google Drive. Yeah, I've got max 15. ठीक है, मैं 15 का आपको क्रैक फाइल इस पे भेज दूंगा आपको. आपका मुझे ईमेल आईडी देंगे? If you can share your email ID, I'll just take it and I'll send it over to you. I prefer not to upload it on Google Drive. वो बाद में वो कुछ एंटीवायरस है ऐसा कुछ सेफ वो क्या बोलते हैं, या दिस इज बेटर. वो वहां से वो डिलीट ना कर दे खुद ही. आजकल तो कुछ भी हो सकता है. ओके, अंगद भी फाइन. डेस्कटॉप राज ईमेल. आप अंगद आप अपना भी ईमेल आईडी मुझे दे सकते हो. या सो राज कैन सेंड यू दैट फाइल. वो अच्छे से अंदर अंदर शेयरिंग हो जाएगा. सो आप देख सकते हैं दैट कंपेयर्ड टू प्रीवियस रेंडर इट इज टेकिंग अ लॉट लेसर टाइम. अच्छा, ओके ओके ओके, ही इज निखिल, निखिल वर्मा. ओके फाइन फाइन, समझ गया. And I believe Nikhil had been pretty active with regards to the practice he was doing. I'm sure Nikhil was far faster and quicker with regards to understanding the whole lighting concept. तो ये जो मैं चीजें दिखा रहा हूँ वो चीजें इनको बहुत ही रिलेटेबल लगेगी. He will find it कि yes there were some areas where he was not aware. तो अभी आपको धीरे धीरे इसका सेंस बनेगा. और आप सोचिए कि अभी मैं आपको एक बहुत ही पुराना एक इमेज दिखाने वाला हूँ जो कि आप शायद देख के हंसोगे. यू माइट फाइंड इट अम्यूजिंग, लेकिन वो आपका पूरा ओवरऑल पूरे 3 साल के जो लाइटिंग के एक्सपीरियंस है उन सभी को वो ढाल के एक ही जगह आपको बता देगा. ये देखिए, ऑल ऑफ यू कैन सी दिस इमेज, करेक्ट. सो नाउ इफ यू कैन इमेजिन, कि आपका पूरा जो 2 साल जो मैं आपके साथ जितना मैंने आपके साथ टाइम स्पेंड किया है, ये पूरे 2 साल एक छोटे से बोर्ड के अंदर ये जो डिटेल्स है इन्हीं के अंदर ढल चुकी है. एवरीथिंग इफ यू कंक्लूड तो सारी चीजें इसके अंदर आ जाएगी. देयर इज नथिंग, लाइटिंग के अंदर और कुछ है ही नहीं. अगर आपने इतनों को समझ लिया, इन चीजों को समझ लिया, तो आपको किसी भी चीज का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. अग्रीड ऑल ऑफ यू? करेक्ट. सो ये आप सीख लो. sunlight, direct light, skylight, indirect light, key light is warm light, fill light is cool light. See, morning more saturation, I mean morning and evening more saturation, afternoon less saturated. Types of lights ये सारे सॉफ्टवेयर में सेम है. वॉल्यूम लाइट ट्यूब लाइट के लिए शायद यूज हो सकती है. सरफेस शेडर, डीके, जेड कॉस्टिक्स, रिफ्लेक्शन, ये वो. तो पूरा का पूरा आपका लाइटिंग इसी बोर्ड के अंदर छुपा हुआ है. अगर आपने ये समझ लिया तो आप you are through, you are completely through with the lighting lectures. Okay, so I think our render is almost say 50% जितना complete हो गया है, if I am not wrong. और ये पार्ट जो है काफी जल्दी रेंडर होगा, ये जो पिंक पार्ट है. तो कंपेरेटिवली इफ यू सी, ये 12 मिनट की जगह पे हो सकता है कि ये 7-8 मिनट ले ले ऑल इन ऑल. तो आपने 4 मिनट का रिडक्शन कर लिया. एंड जस्ट इमेजिन कि अगर आप पर फ्रेम 4 मिनट बचा रहे हो तो आपका कॉस्टिंग वाइज, अगर आप मान लो कि आपके पीसी पे रख रहे हो और आपकी कम से कम 200 फ्रेम है, तो 200 फ्रेम इंटू 4 मिनट, 200 फ्रेम इंटू 4 मिनट मतलब 800 मिनट हो गई. तो अगर आपने ये सीन का ऑप्टिमाइज ना किया होता तो आपके 800 मिनट, इमेजिन 800 मिनट मतलब कितना, कितने घंटे हो गए? 800 मिनट्स डिवाइड बाय 60, मतलब मैं कहूँगा ऑलमोस्ट इट्स अराउंड 13 आवर्स. 13 आवर्स जितने आपने रेंडरिंग में टाइम वेस्ट किया होता अगर आपका पर फ्रेम 4 मिनट ज्यादा होती. करेक्ट है? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कैन एनीबडी टेल मी हाउ मच इज 800 डिवाइड बाय 60? कितना हो जाएगा? 800 डिवाइड बाय 60, हाउ इज दैट, हाउ मच इज दैट? 800, या 13 आवर्स. आप सोचिए कि अगर आपने ब्रूट फोर्स करके लगा दिया होता रेंडर और आप कहते कि अरे होने देते यार, किसको पड़ी है, पड़े रहने दो, बाद में जब अडानी का इलेक्ट्रिसिटी आएगा, जब अडानी इलेक्ट्रिसिटी का इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा तो पप्पा टपली मारेंगे कि भाई साहब क्या चल रहा है, ये प्रैक्टिस प्रैक्टिस करके 12-12 घंटा कंप्यूटर चला रहे हो
पूरी हीटिंग बढ़ गई और एसी चालू रखना पड़ रहा है, पैसा कौन देगा? करेक्ट है। सो अगर आपको उस टपली से बचना है और अगर आपको आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल को 30% का बढ़ोतरी नहीं चाहिए, तो आप सीन को ऑप्टिमाइज करो ताकि आपका ये रेंडर है एक दिन पहले रेंडर हो जाए। अग्रीड? अगर आपने अभी देखे कितना टाइम हुआ, 7 मिनट हो गया, इट इज 7 मिनट्स और पहले था 12 मिनट्स, तो आपने पर फ्रेम 5 मिनट बचा ली। तो अगर आपका 200 फ्रेम का शॉट है वो आपका एक दिन पहले रेंडर हो सकता है। दूसरा मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपका 5 मिनट बच रहा है तो आपने अगर अपलोड कर लिया ऑनलाइन रेंडरिंग फार्म पे, आजकल जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन रेंडरिंग फार्म, तो अगर आपने अपलोड कर लिया तो आपको कॉस्टिंग आती है कि अगर 12 मिनट है तो आपका 4,500 लगेगा और अगर 8 मिनट है तो आपका 2,500 लगेगा। ठीक है, तो अगर आपने ऑप्टिमाइज किया तो आपके 2,000 बचेंगे। राइट, आपने थोड़ा 5-10 मिनट ज्यादा दे दी तो आपके 2,000 बच जाएंगे, आप जब ऑनलाइन इसको अपलोड करोगे तो भी। इसका मतलब ये दैट ऑप्टिमाइजेशन विल हेल्प यू अचीव द क्वालिटी विथ कॉस्ट इफेक्टिवनेस। ठीक है, इफ यू डोंट स्पेंड योर टाइम इन क्वालिटी देन यानी ऑप्टिमाइजेशन, तो आपकी क्वालिटी भी शायद बिगड़ सकती है और आपका पैसा भी बिगड़ सकता है। ओके, एंड द वर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने इतना सारा रेंडर किया यूजिंग ब्रूट फोर्स और ब्रूट फोर्स के अंदर भी आपको थोड़े ग्रेन्स आ गए, इफ यू आर स्टिल एबल टू सी सम ग्रेन्स, हो सकता है आपको री रेंडर करना पड़े, तो आपका मतलब अलग से 24 घंटा। सो ओवरऑल यू आर एट कंप्लीट लॉस, आपका कंप्लीट लॉस हो जाएगा। तो बेटर है थोड़ा ये जो देखे अभी इसमें आप अगर इसको ध्यान दोगे, नाउ दिस इज माय ब्रूट फोर्स का 12 मिनट, ओके दिस इज माय ए, ये ब्रूट फोर्स का 12 मिनट और अभी जो मैंने रेंडर किया है वो बनेगा बी, ए और बी। तो अभी मैं अगर ए और बी को कंपेयर करूंगा तो देखे इट इज ऑलमोस्ट हैविंग निग्लिजिबल डिफरेंस। राइट, इट इज हैविंग निग्लिजिबल डिफरेंस। देखिए उल्टा मैं कहूंगा कि ये है आपका, आई एम नॉट श्योर विच इज ए और बी, कैसे पता चलेगा? ये कौन सा है? दिस इज बी, विच इज बी, इसमें इंडिकेशन नहीं आ रहा है, लेकिन किसी तरह से आप देख सकते हैं कि विच वन इज बेटर, आई एम नॉट श्योर। एक काम करते हैं, इसको मैं दोनों को हटा देता हूँ। हाउ डू आई डू दैट? ए, ओके दिस इज ए, ए बंद हो गया, मतलब ए इज दिस, यानी एक्चुअली ऐसा लग रहा है कि जो ब्रूट फोर्स था ना, आप देखिए ये ब्रूट फोर्स में एक्चुअली ग्रेन्स दिख रहे हैं, तो 12 मिनट होने के बाद भी इफ यू सी कि ए वाला जो है ए इज एक्चुअली हैविंग ग्रेन्स और बी जो कि आपका इरेडियंस मैप है वो यहाँ पे क्लीन दिख रहा है। एक्चुअली दिस इज क्लीनर। तो आप समझ सकते हैं कि 12 मिनट स्पेंड करने के बाद आपके ग्रेन्स दिख रहे हैं। तो 12 के ज्यादा आप अगर इसको और बढ़ाते आपके सैम्पलिंग और वो शेडिंग रेट बढ़ाते और आप इसका ये और बढ़ा देते, इसका जो नॉइस थ्रेशोल्ड है उसको आप कम कर सकते थे। नॉइस थ्रेशोल्ड जो है 0.01 का 0.005 करना पड़ता, तब जाके आपको शायद ये इस तरह की वॉल दिखती, ऐसी क्लियर वॉल है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने 12 मिनट स्पेंड करके भी ग्रेन वाला आउटपुट निकाला और आपने ऑप्टिमाइज करने के बाद जो हार्ड डिस्क से जो मैप कॉल किया उसमें लगे 8 मिनट, लेकिन उसमें आपको क्लियर आउटपुट मिल गया। राइट, तो इसका मतलब ये दैट यूजिंग योर irradiance मैप you have actually reduced your time also and improvised the quality also। समझ गए? So for the first time it may look difficult, it may look a bit complex, but let me assure you कैसे एक आध दो सीन अगर मैंने ज्यादा दिखा दिए, नेक्स्ट टाइम व्हाट आई विल डू इज मैं पूरा एक सीन लूंगा जिसके अंदर मैं पूरा लाइटिंग करके दिखाऊंगा। ठीक है, यानी शुरुआत से लेकर एंड तक, जिसमें डे लाइट भी होगा, नाइट लाइट भी होगा और इवनिंग लाइट भी होगा। तो तीनों का हम लोग एक व्यू निकालेंगे यूजिंग वीरे लाइट्स एंड ऑल, और उसका इस तरह से सीक्वेंस एनिमेशन बनाएंगे कि उसका हम लोग कुछ 2 सेकंड तक कर सकते हैं। आई थिंक वी कैन स्पेंड अराउंड 1 आवर फॉर सीक्वेंस रेंडर, और उसका फिर देखेंगे कि किस तरह से उसमें इश्यूज आते हैं या हम लोग इश्यू सॉर्ट आउट करते हैं। सो आई एम होपिंग कि ये जो लेक्चर था, फॉर सम पीपल इट मे हैव अपीयर्ड डिफिकल्ट, बट लेट मी टेल यू इफ यू डू इट अगेन एंड अगेन इट विल बिकम इजियर डे बाय डे। जितना हम लोग इसको देखते रहेंगे, जितना रोज करेंगे, उतना ये इजी टू इजी होते जाएगा। ठीक है, सो
आई एम होपिंग कि हम लोग इसी लेक्चर को यहाँ पे हम लोग होल्ड बैक करेंगे, राइट? एंड एनी ऑफ यू हैज एनी डाउट्स? किसी को कोई डाउट है स्पेसिफिक वंस, so they are free to ask. So I'll be then after few minutes I'll be taking the attendance and then we will call it a day for today. And also मैंने फिर से मैं मेरे ही वर्ड्स पे मैं रिवर्ट बैक हो रहा हूँ ये कह के कि मैं अभी तक मैं अपलोड नहीं कर पाया हूँ मेरे सारे जो वीडियोस हैं, विच इज फॉर वैलिड रीजन, विच इज मेरे पास डेटा पैक नहीं है. आई डोंट हैव द डेटा पैक वेर आई एम एबल टू अपलोड अ लॉट ऑफ वीडियोस ऑनलाइन. मैं चाहूंगा कि उसको यूट्यूब पे अपलोड कर लूँ टाइम ढूंढ के, बट होपिंग टू अपलोड इट एज सुन एज पॉसिबल. I apologize to my students for not uploading them till now, लेकिन it is in my mind and I'll do it in a day or two hopefully. ठीक है? So yes, so anything else any student would like to ask me? And recently I have been looking at many good videos or movies जहाँ पे काफी real time rendering हो रही है. It's a clear no doubt for today. Okay, Nikhil, thank you so much. You have been a great student. As in Nikhil is, a very studious with regards to his approach towards lighting. काफी वो जैसे ही मैं सिखाता हूँ वैसे ही वो शुरू हो जाता है. I have seen him practicing a lot for lighting. तो अच्छा है कि इतना वो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं. वो उनके लिए भी अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है. और मैंने आपको एक सीन दिखाया, राइट? वो टैंक वाला जो था, प्रीत चौहान का था. आई थिंक आई हैव शोन यू ऑल. तो एक टाइम पे आप उससे भी बेटर बनाओगे. आप सारे लोग मिलके ऐसा कोई एक प्रोजेक्ट बनाओगे जो कि आउट ऑफ दिस वर्ल्ड रहेगा, क्योंकि आप लोग हर हर चीज को सही से कर रहे हैं. ऑल ऑफ यू, यस. जिज्ञासा and Nikhil and then there are many students who are really studious, or they are getting the point, they are getting the idea of the whole thing. तो ये मैं कहूँगा कि हमारे लिए बहुत ही satisfaction वाली चीज है कि these students are reverting back to us so well. तो आगे ही जाना है. So let us just take the attendance and call it a day for today. Good things are about to come. हर हर उजाले के पहले अंधेरा होता है. एनीबडी नोज अटल बिहारी वाजपेयी? अटल बिहारी वाजपेयी सबको पता होंगे. जो लोग पोएट्री में इंटरेस्ट रखते हैं, जो लोग पोएट्री में इंटरेस्ट रखते हैं, प्लीज लिसन टू हिज पोएट्रीज. लिसन टू हिज पोएट्रीज. दे आर दी बेस्ट. दे आर दी बेस्ट विद रिगार्ड्स टू इंडियन कल्चर एंड इंडियन लैंग्वेज. बहुत ही सूदिंग होती है, बहुत ही मोटिवेशनल होती है. अंधेरा छटेगा, उजाला सूरज उगेगा. आई थिंक वन ऑफ हिज पोएट्रीज आर वेरी फेमस. अंधेरा छटेगा, सूरज उगेगा. क्योंकि बीजेपी बहुत एक स्टेज पे, या परफेक्ट, तो एक स्टेज पे बहुत ही खराब हालत में थी बीजेपी की. सिर्फ 2 राहत इंदौरी, वेरी सैड न्यूज. मे सोल रेस्ट इन पीस. मैंने उनको मतलब सुना नहीं है, लेकिन once in a while I've heard his what you say शायरीज, आई थिंक, एंड हिज पोएट्रीज. एज इन क्या कहें, अभी किस टाइप का टाइम आ गया है कि ऐसे लोग हमें छोड़ के जा रहे हैं सडनली. आई विश आई कुड हैव लिसन टू हिम मोर. यू सी, इट्स नेवर इनफ. ये लोग इतने बड़े लोग होते हैं कि इनका कभी हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते कि कितना उनमें टैलेंट था, राइट? सो मे गॉड, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस. वी प्रे टू गॉड. एंड होपफुली हम लोग को बड़े लोगों की इज्जत करनी चाहिए ताकि हम लोग उनको ज्यादा मिस ना करें, राइट? सो Atal Bihari Vajpayee, one of my favorite leaders. I used to make fun of him back in the day when he was alive. In 1999 when he was prime minister, वो ऐसे बोलते बोलते रुक जाते थे. उनका एक आदत था अटल बिहारी वाजपेयी जी का कि वो बोलते बोलते ऐसे रुक जाते थे, वो पॉज ले लेते थे. और वो एक्टिंग अपने मूवर्स एंड शेकर्स करके, वो शेखर सुमन था, तो शेखर सुमन उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी करता था कि ऐसा आंखें बंद करके ऐसे हाथों से थोड़ा उसकी एक्टिंग करना. तो मैं उस टाइम पे हंसता था, लेकिन अभी मुझे समझ में आता है कि मैं बहुत ही गलत था. आई शुड नॉट हैव डन दैट. इन अ वे आई शुड नॉट हैव फेल्ट फनी अबाउट इट. ही वाज एक्चुअली चूजिंग बेटर वर्ड्स. वो समझाने के लिए अच्छे वर्ड यूज करते थे, अच्छी तरह से चीजों को पर्सपेक्टिव में रखते थे. तो ऐसी काफी चीजें जो कि अभी रिग्रेट होती है कि हम लोग ने क्यों अच्छे लोगों को इस तरह से परसीव किया था. बट इट्स फाइन. जागे तब से सवेरा. करेक्ट. So third year students, C and D, August 5th का आज 5, 6, 7, 8, 9, 11 और
12, यहाँ पे मैं 12 कर लेता हूँ. Jinyasa is present, Darshana is present, Bunty is present, and whoever has given their attendance are free to leave. So they are. It was great meeting them. Yeah. So Bunty is not present, right? Okay. Vijay Raj is present. Yeah. Swara is present. Mohit is present. I think Mohit was there, right? Mohit is not present. Ridhikesh is present. Mohit present. Okay. Ridhikesh is present. Bhakti is present. Dhruv is present. I think. Present, Yeah, Dhruv is present. Ritik is also present. I saw him coming. Ritik is present, right? Yes, sir. Krishna is present. Krishna is present. Yeah. Kishan is present. Kishan is not present. Okay. I'll mark him absent until he tells me so. Then Shreyas Kamble. Shreyas is a good student. Where is these days? I have not seen him. Present, sir. Shreyas is present. Okay, great. Sir. Yes. Tell me. सर एक्चुअली मेरा एक्चुअली लैपटॉप खराब हुआ है. Okay, okay, okay. हाइट फ्यूज है, सो Okay, okay. ये वीक में मैं लैपटॉप परचेज कर रहा हूँ. No issues. I am hoping कि आपका पूरा up and running हो जाए सारा कुछ. और आप मुझे काफी आके पूछते थे, आप अपने डाउट्स पुट फॉरवर्ड रखते थे. So I remember you. I remember you as a very good student. So I wish to be in touch with you basically. ठीक है? Sure. Thank you so much. So Kevin is present. Kevin, I think he is not present. Yeah, present. Okay. Nikhil is present. Then Shubham Govilkar, not present. Hemant Oja. Hemant is not present, I believe. Okay. Nikita is present, right? Nikita, is she present? Okay, she seems she is not present. Okay, Tushar Srivastav, he is not present. Okay, Varun is not present. Karan is not present. Harsh not present. ठीक है. D division. Who is present? Varun is present. Okay, fine. अभी आते हैं D पे. So C division, thank you so much for coming. Hope to meet you soon. Yeah, Darshan is present. 12-8. Darshan is present. Then Nikhil is present. Then Vivek is present. Then Manjunath, I think, is present. Manjunath is present, right? Yeah. Swapnil is present. Swapnil. Sure, yes. Thank you so much. So Swapnil is also present. I think he's not present. Abhishek Dubey? नहीं है present. Okay, Aditya is present. Shivsagar Prajapati is present. Aditya is present. Dhruv is present, I think. Yes. Venkatesh is present. Yes. Sunil is present. Yes. Prem Thakur is present. Great. Joy is also present. Raj Mehta is present. Yogesh Singh. Yogesh is present. Akshay Sable is present. Akshay Kumar is not present, I think. Okay. And Babu Sona is present. Yes. Pradyumna is present. Akshay Kumar is present. Okay. Akshay Kumar is present. Okay. Sachin is present. Sachin. Okay. And Pratik is not present. Okay. So guys, thank you so much. I am hoping मेरे lectures धीरे धीरे करके easy बनेंगे. And आप जितना उसके ऊपर खुद try करोगे उतना आपको धीरे धीरे easy लगने लगेगा. So मानता हूँ कुछ चीजें difficult होगी, but gradually you will get there because I know that you are serious students and you are very dedicated students. आप अच्छा ही करोगे. ठीक है? Simple से try करो. And then you will get to the point where you will become clear of what I am doing. ठीक है? So all of you, thank you so much. Have a great day. Be safe. Thank you, sir. Yeah, stay safe. मास्क पहन के बाहर निकलना है तो. Okay? Yeah. Thank you so much. Have a great day. Bye bye. See you. Bye bye. Thank you.